हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। यह वीडियो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम की वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल पेपर हल करवाएंगे और इस वीडियो की सीरीज में हम आप लोगों को कम से कम 4 जो है मॉडल पेपर आपको हल कराने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर हमारे खुद के द्वारा बनाए गए, हमने इसको खुद जो है ऑर्गेनाइज करा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो भी क्वेश्चन जिस लय में, जिस क्वेश्चन के बाद में, या ये कह लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल है, तो आप देखकर महसूस कर सकते हैं। आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बारी बारी पर हम लोग पूरा जो है एक वीडियो में एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो वीडियो आपको लंबा हो सकता है, लेकिन आप सभी जानते हैं, कहते हैं दुर्घटना से दूर मिली और देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों के सारे डाउट भी क्लियर होंगे, क्योंकि इस सीरीज में हम या इस मॉडल पेपर में हम आप लोगों को आंसर भी बताने वाले हैं। तो यदि अगले मॉडल पेपर को हम इस मॉडल पेपर की वीडियो को अगर आप देखते हैं, आप चाहते नहीं हैं, आप नहीं चाहते कि आंसर दिया जाए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम उस वीडियो को सॉर्ट कर देंगे और सिर्फ क्वेश्चन देंगे, तो आप जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर कि हम आपको विद सॉल्यूशन मॉडल पेपर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे आंसर यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो आंसर कहाँ से ढूंढेंगे, उनको आपको समस्या हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, टाइम बहुत कम है, तो हम लोग कम टाइम में बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चलिए आप यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है बायोलॉजी मॉडल पेपर 2024, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं बायोलॉजी मॉडल पेपर 2024 क्लास 12। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे समय, जो आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट होता है। पूर्णांक की बात करें तो 70 नंबर का होता है। 30 नंबर के हमारे प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल में जिन बच्चों ने अभी तक फाइल नहीं बनाया है, वाइवा कैसे होता है, यदि आप डरते हैं इन चीजों से, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहां पर टोटल बायोलॉजी प्रैक्टिकल में जाइएगा, तो वहां पर सारे आपको वाइवा मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। मेरे खुद वहां पर एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं, जो मैं जब वाइवा के लिए जाता हूं तो वहां पर वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखें, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दिया गया है नोट्स में, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मीन्स आप देखे होंगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो आप बोलेंगे सर अथवा में होता है, जहां पे अथवा पे होगा वहां पर अथवा आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है, डीएनए खंडों की पहचान होती है। यहाँ पर एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं, जो विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं, वो 4 होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क ख ग घ, 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एंड पहला क्वेश्चन है डीएनए खंडों की पहचान होती है, तो आपके पास सामने 4 विकल्प हैं, सदर्न ब्लॉटिंग, सेकंड दिया गया है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एंड थर्ड दिया गया है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, एंड फोर्थ दिया गया है ये सभी। तो कौन सा विकल्प सही होता है, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, सदर्न ब्लॉटिंग। डीएनए खंडों की पहचान किससे होती है, सदर्न ब्लॉटिंग इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीएनए खंडों की जो पहचान होती है, डीएनए खंडों की जो पहचान होती है वो कैसे होती है, सदर्न ब्लॉटिंग से। एंड यहाँ पर आरएनए खंडों की पहचान, आरएनए खंडों की पहचान जो होती है वो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से होती है। किससे होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से होती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन खंडों की जो पहचान होती है, प्रोटीन खंडों की पहचान होती है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग से होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से होती है। आप सोच रहे होंगे सर जब यहाँ पर राइट आंसर पता चल गया था तो आपने ये क्यों बताया। देखिए परीक्षा, मैंने मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन रखे हैं, ऐसे विकल्प रखे हैं, ताकि इसको पढ़ने के बाद में यही नहीं बल्कि आपको बहुत सारी जानकारी मिले। यानी कि 4 मॉडल पेपर जब आप हल करेंगे तो वह इतना मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने भी आपके पास अनसॉल्व हैं मिला के देखिए, मोस्टली 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं, नहीं आप टफ से टफ मॉडल पेपर हल करिएगा, उसमें 1-2 क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किसी ना किसी तरीके से वहां पे मॉडिफाई किए गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड खा जौ के 100, यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है, जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है।
तो यहाँ पर 100 दिया गया है, 50 दिया गया है, एंड थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 150 दिया गया है, एंड फोर्थ दिया गया है 125। तो कौन सा राइट आंसर होगा? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, जौ के 100 दाने बनाने हैं तो 100 विभाजन होगा, तो यहाँ पर पहला टिक कर देंगे। या फिर कुछ बच्चे सोचेंगे सर 100 दाने बनाने हैं, सूत्री विभाजन होता है, तो यहाँ पर 50 टिक कर देंगे। बट यहाँ पर हम पूरी तरीके से ऑथेंटिक आंसर कैसे सिलेक्ट करेंगे, इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए, जब आप किसी पुंकेसर से परागकण लेते हैं तो पराग कोशिका जो होती, पराग मात्र कोशिका जो होती है, ये जो मदर सेल है, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागकणों को बनाती है। तो हम लोगों को 100 परागकण बनाने हैं। कितने परागकण बनाने हैं? 100 बनाने हैं। तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा भाई? यहां पर 4 दूनी 8 है ना, 0 उतारे। अब क्या होगा बोलिए भाई? हाँ सॉरी, यहां पे क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 आएगा, है ना। और देखेंगे यहां पर ऐसे, अब 2 बचा और 20 उतार लिया, ठीक है। 20 उतार, यहां पर 20 आया। अब क्या होगा? 4 पंचे 20, यानी कि आपको 100 परागकण बनाने के लिए 25 विभाजन करने पड़ेंगे। अब 25 विभाजन तो यहां से आ गया भाई, पोलन ग्रेन से। कहां से आ गया? पोलन ग्रेन से। लेकिन भाई मदर सेल यानी कि जो अंड कोशिका है वो क्या करती है? देखो, अंड कोशिका जब यहां पर देखे होंगे एक बार विभाजन होता है तो 4 बनती हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 क्या होता है? डिजेनरेट होती, एक का विकास होता है। तो यहां पर 100 दाने बनाने हैं तो 100 बार विभाजन होगा। कितना होगा? 100 बार विभाजन होगा। किसमें? ओवम में, या क्या हो जाएगा? एग सेल में। क्या होगा? एग सेल में, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो गया? 125 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होगा 125, 125 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ग दिया गया है, समारंभन कोडोन है। अब बात करते हैं कोडोन क्या है। कोडोन क्या है? देखिए, कोडोन को यदि आप बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोडोन कितने प्रकार का होता है, समारंभन कोडोन क्या है, समापन कोडोन क्या है, यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जो क्लास 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट जाइएगा, उसमें 99 से प्लस में वीडियो उपलब्ध है और वो सिर्फ क्लास 12th की वीडियो है। तो उसमें समारंभन या समापन, अब आपको ऐसे ढूंढने में वक्त लग रहा है तो चैनल पे जाइएगा, सर्च बार में जाइएगा और वहां पर लिखिएगा जेनेटिक कोड अनुभव बायोमेटेरियल्स आप में बोल दीजिएगा तो मेरी चैनल की ही वीडियो आपको पास आ जाएगी, है ना, ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अब उसमें आपको बताया गया कि ट्रिक के माध्यम से, वैसे हम समारंभन कोड की ट्रिक यहां भी बताएंगे आप लोगों को। तो समारंभन कोड को हम कैसे याद करते हैं, उस कहानी में हमने बताया है, उस क्वेश्चन में एक कहानी हमने सुनाई है, उस क्वेश्चन में हमने एक कहानी सुनाई है कि एक किसान होता है, उसका एक बेटा होता है। तो अपने वह बेटे से कहता है, सुबह सुबह उठता है कि ए उठ जाओ। क्या कहता है, इसको नोट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। यहां पर ए उठ जाओ, क्या होता है? ए उठ जाओ, ए उठ जाओ, आज उगा। क्या कहता है? आज उगा, ठीक है भाई। मतलब ये 6 शब्द बोलता है। तो देखो, ये शुरुआत में उसने कहा ए उठ जाओ और इसने लास्ट में कहा आज उगा, ठीक है। लास्ट में क्या कहा? आज उगा। तो यहां से जो कोड बनेगा वो हमारा होगा समारंभन। कौन सा कोड होगा? समारंभन कोडोन। और ये जो होगा, ये कौन सा कोड होगा? समापन कोड होगा। क्या होगा? समापन कोड होगा। अब देखिए, आप बोल रहे होंगे सर आपने वहां पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए से हम लिखेंगे ए, उठ से लिखेंगे आगे का यू, और जाओ से क्या लिखेंगे? जी। ए उठ जा, है ना, ए उठ जा, ए उठ जा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया? समारंभन कोड हो गया। और समारंभन कोड इसमें यहाँ पे कहीं मैच करता है? सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। समारंभन कोडोन है AUG, ए उठ जा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहां पर हम बात करेंगे कि समापन कोड क्या है। समापन कोड में देखो भाई, समापन कोड में क्या होगा? समापन कोड कई होते हैं, यहाँ पर समारंभन कोड एक होता है। अब हम बात करते हैं कि समारंभन कोड होता क्या भाई। देखो, डीएनए जब बनना शुरू करता है, जैसे आप ABCD पढ़ते हो, ABCDZ तक पढ़ते हो, तो शुरुआत किससे करते हो? ए से करते हो ना। छोटा वाला पढ़ते हो, छोटा आ से शुरू करते हो। तो शुरुआत यानी प्रारंभ, डीएनए का प्रारंभ इस कोड से होता है, और समापन 3 कोड से होता है। कौन कौन से कोड हैं? ध्यान दीजिए, आ
आज, आज उगा। अब यहां पर सोच रहे होंगे इन सब में यू आगे लग जाएगा। तो देखो भाई 3 कोड बन गए, ये त्रिक कोड है, समापन कोड का त्रिक कोड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, समापन कोड है। डीएनए का समापन हमेशा इसी कोड से होगा और डीएनए की शुरुआत हमेशा इस कोड से होगी, तो इसको हम समारंभन कोड कहते हैं, इसको हम समापन कोड कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे। अब देखिए हमने समापन कोड क्यों बताया। आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन में तो समारंभन कोड दिया गया है, आपने समापन कोड क्यों समझा दिया। देखो भाई हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि हम इस क्वेश्चन में उन चीजों का भी अध्ययन करेंगे, उन चीजों को हमने इंक्लूड ही किया है जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए हमने यहाँ समारंभन कोडन पूछा, अब पेपर में समारंभन कोडन ना है, समापन कोडन पूछ लिया जाए तो जब अगर हमने हमारी वीडियो आपने देखा है तो क्या बोलेंगे, याद आएगा ना, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घ नंबर दिया गया है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। आप देखो भाई द्विनिषेचन की क्रिया किसको हम कहेंगे, इसको आप लोगों को हम समझा देते हैं भाई। यहां पर थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं और आपको द्विनिषेचन की क्रिया बताते हैं। इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आप जो है आप कहीं बेहतरीन अच्छी सी कॉपी जो है तैयार कर लीजिए, उस कॉपी में बढ़िया से अच्छे से लिखिएगा और पेपर देने से पहले आप इसको रिवाइज करके जाइएगा, चारों मॉडल पेपर। आप देखिएगा आपका परफॉर्मेंस कितना जबरदस्त रहेगा, ठीक है भाई। चलिए हम सबसे पहले निषेचन की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निषेचन की बात करेंगे। देखिए भाई जब मेल गैमिट क्या करता है, मिलता है किससे, फीमेल गैमिट से, फीमेल गैमिट से, तो मिलने को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहेंगे, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं निषेचन। क्या कहेंगे, निषेचन। अब देखो इसमें कहा गया द्विनिषेचन, बड़ा सिंपल सा है। द्विनिषेचन का मतलब भाई 2 बार निषेचन, है ना। यानी कि अगर एक मेल गैमेट ये इससे मिल रहा है तो ये क्या हो गया, एक बार। अब इसी पौधे में फिर से एक मेल गैमेट आया और फिर से मिल रहा है, तो दो बार निषेचन। तो इसको बोलेंगे दोहरा निषेचन। क्या बोलेंगे, दोहरा निषेचन। क्या बोलेंगे भाई, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन की वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वैसे चैनल नेम आप सभी को मालूम होगा। और हाँ एक बात आप लोगों को बता दें कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं भाई, सब्सक्राइबर वीडियो को कम देखते हैं। हमने चैनल के वाईटी स्टूडियो में जाके जब एनालिटिक्स देखा तो उसमें जो सब्सक्राइबर है मेरे वो वॉच टाइम कम दे रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा जो है सपोर्ट करिए। एंड जो भी हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो उनसे मैं चाहूंगा कि आप वीडियो हमारी देखना चाहते हैं, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए हम लोग जो है यहां पर देखेंगे। तो अगर हम रियल तरीके से देखें भाई कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया प्लांट में कैसे होती, तो आपको याद आएगा, यदि आपने हमारी वीडियो देख रखी है तो कुछ ऐसी संरचना हमने आपको जरूर बताया होगा। यहां पर देख सकते हैं, इसको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और ये इग सेल होती है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इग सेल कहते हैं। तो एक जब मेल गैमेट आता है तो यहाँ पर यह 2 भागों में बट जाता है, 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, ठीक है। 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, एक मेल गैमेट इससे मिलता है तो निषेचन हो गया, दूसरा वाला यहाँ पे 2 के होते हैं तो इससे मिल जाता है तो क्या हो गया, 2 बार निषेचन हो गया। यहाँ पे 3 कोशिका त्रिगुणित होता है, 3 क्रोमोसोम हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिसमेकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिसमेकन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की क्रिया होती किसमें होती भाई, आवृत बीजी में। आवृत बीजी फर्स्ट इज द राइट आंसर, एंड बट अब हम बात करेंगे कि भैया व्हाट इज आवृत बीजी। आवृत बीजी को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। मींस व्हाट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर दोज प्लांट्स जिनके सीड क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। सीड क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। जैसे आम की गुठली कवर्ड, धान यानी चावल के ऊपर छिलका, है ना।
तो अब देखे होंगे जिनके भी बीज कवर्ड हो वो आवृत बीज, जिनके बीज कवर्ड ना हो अनावृत बीजी। तो आप बोलेंगे सर हमने ज्यादातर देखा है तो सबके बीज कवर्ड ही होते हैं। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी पाए जाने वाले पौधे हैं वो सभी क्या है, आवृत बीजी हैं। तो भैया आप सोचेंगे सर जी अच्छा अनावृत बीजी कौन से हैं, साइकस। साइकस साइकस को अब मिलिएगा तो उसमें फल नहीं मिलता, उसमें शंकु होता है। सब कटहल के बीज के जैसे बीज लटके रहते हैं, दिखा करते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं भाई। तो बच्चों ये आ गए आप लोगों के सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ये भी आप यहां मार्किंग देख सकते हैं। तो बच्चों ये आ गए आपके सामने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसे हैं जो शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर पहला आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरक्षा तंत्र का जनक। प्रतिरक्षा तंत्र का जनक कौन है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सीधा है, लेकिन आपके सामने कहीं ना कहीं बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आया होगा भाई। एडवर्ड जेनर हैं, लुईस पाश्चर हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन भाई कह रहा है कि प्रतिरक्षा तंत्र का जनक कौन है। इसमें आधुनिक नहीं पूछा गया है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र का जनक पूछा गया। तो प्रतिरक्षा तंत्र का जनक जो है वो कौन है, हमारे एडवर्ड जेनर है। प्रतिरक्षा तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है भाई। प्रतिरक्षा तंत्र का जनक किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो प्रतिरक्षा तंत्र का आधुनिक जनक है वो लुईस पाश्चर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, आधुनिक प्रतिरक्षा तंत्र का जनक किसको कहा जाता है, लुईस पाश्चर को कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने 1796 में, हमारे एडवर्ड जेनर जो थे वो 1796 में एक लड़के पर इन्होंने क्या किया था, काउ पॉक्स है ना, काउ पॉक्स में से क्या करा भैया, एक लिम्फ निकाला है ना, लिम्फेटिक फ्लूइड निकाला और इंजेक्शन लगा दिया, अच्छा हो गया है ना। तो प्रतिरक्षा तंत्र का जनक किसको कहा जाता है, वो हमारे साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर है। तो प्रतिरक्षा तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये हमारे हैं एडवर्ड जेनर साहब, जो कि एक महान साइंटिस्ट हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे आधुनिक वैज्ञानिक, प्रतिरक्षा तंत्र के आधुनिक वैज्ञानिक जो हमारे हैं वो लुईस पाश्चर हैं। इनका भी यहां पर आप डायग्राम देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। ये हमारे जो है लुईस पाश्चर साहब हैं, जिन्हें आधुनिक प्रतिरक्षा तंत्र का जनक कहा जाता है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा हमारे शरीर में, प्रतिरक्षा एक शक्ति है, पावर है। प्रतिरक्षा पावर या प्रतिरक्षा शक्ति एक ऐसी पावर है जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है, रोगों से बचाती है। उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब उसके अंदर जो तंत्र बनेगा वो प्रतिरक्षा तंत्र बनाएगा ना। अब प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसमें WBC भी आता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी आता है ना। तो जो भी हमें रोगों से बचाए वो प्रतिरक्षा तंत्र का भाग हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे, क्वेश्चन पूछा गया प्रतिरक्षा तंत्र के जनक कौन है, तो प्रतिरक्षा तंत्र के जनक एडवर्ड जेनर हैं, और जिन्होंने क्या करा, काउ पॉक्स को सन 1796 में एक लड़के में लगाया था। लेकिन आधुनिक प्रतिरक्षा तंत्र का जनक लुईस पाश्चर को कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में और भी हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से लिमिटेड आंसर देने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओकाजाकी खंड क्या है। ओकाजाकी खंड क्या है। अब भाई ओकाजाकी खंड क्या है, ओकाजाकी खंड क्या है। हम सोचते हैं क्या किसी बर्तन का, किसी वस्तु के जो फ्रेगमेंट है उनको हम खंड बोलेंगे। आप खंड से सही पकड़े हैं कि कोई टूटी फूटी वस्तु होगी, उसके छोटे छोटे भागों को हम खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ओकाजाकी खंड है और सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं भाई, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं 60 to 80% चांस बनता है कि वस्तु का नहीं, किसी जीव से होगा, है ना। जीव में पाए जाने वाले ऑर्गन से होगा, मैटर से होगा, वस्तु से होगा, भाग से होगा। तो आप सही पकड़े हैं भाई।
डीएनए के खंडों को हम लोग ओकाजाकी खंड क्या है, तो डीएनए के खंडों को डीएनए के खंडों को डीएनए के खंडों को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। डीएनए के खंडों को हम ओकाजाकी खंड कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। डीएनए के खंडों को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट हमारे ऐसे दिखाई देते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, ओकाजाकी खंड आपको इमेज में दिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, वीडियो में मजा आ रहा है भाई, नहीं आ रहा मजा लाइए भाई, मेहनत करिए, मजा आएगा। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, जब तक मजा ना आए देखते रहिए, फिर मजा ना आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिएगा, है ना, ठीक है भाई। बात मेरी समझ में आ रही, मजा ऑफ कोर्स आएगा अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो ऑफ कोर्स मजा आएगा भाई, है ना। अब पता चला किसी को करेला फेवरेट है तो उसको करेला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अब किसी को करेला पसंद है उसको करेला मिल जाए तो नहीं पसंद आएगा ना। लेकिन वास्तव में आप करेले के जो है इंपॉर्टेंस एंड इसके जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और एंटीटॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में जानते हैं कितना यूजफुल होता है, तो ये हमारा करेला है जो आप आज खाएंगे। टेस्ट भले ही पसंद ना आए लेकिन कभी ना कभी जो है आपको पसंद, आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा, आपको फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का दिया गया हॉटस्पॉट यानी कि तप्त स्थल। हॉटस्पॉट क्या है, देखिए हॉटस्पॉट ये तप्त स्थल क्या है, चूंकि हम यहां पर ये भी देखेंगे, अगर ये बात हम किसी सेपरेट वीडियो में हॉटस्पॉट की करते तो कम से कम 20 मिनट तक समझाते, 25 मिनट तक समझाते, लेकिन यहां पर 2-3 मिनट ही समझाएंगे। उसका कारण क्या है आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमें और पूरा पेपर हल करना है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग ऊब जाते हैं, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप ऊबने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट करके बताते हैं। देखिए आप मान लीजिए जैसे आपने मोबाइल में अपने हॉटस्पॉट खोला, आपके मोबाइल में डेटा है, ठीक है। अब डेटा है तो जिसके पास डेटा नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो वो क्या ऑन करेगा, वाईफाई ऑन करेगा। क्या करेगा, वाईफाई ऑन करेगा। और वो वाईफाई वाला जो व्यक्ति होगा, वो मोबाइल जो होगा वो दूर अगर रख दिए तो क्या होगा, हॉटस्पॉट छोड़ देगा, नहीं पकड़ेगा ना, नहीं पकड़ेगा। तो भैया हॉटस्पॉट जिसमें खुला है वो मोबाइल के आसपास ही रहना चाहिए, वाईफाई वाला मोबाइल, है ना, तभी तो क्या होगा, तभी तो नेट बढ़िया चलेगा, कवरेज में रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि वो क्या एरिया कहलाएगा, हॉटस्पॉट एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हॉटस्पॉट एरिया कहलाएगा। अब भैया मोबाइल वाला आप लोग जो है कॉपी में मत लिख के आइएगा, मोबाइल वाला मत लिख के आइएगा, नहीं तो एग्जामिनर जो है काट देगा। तो फिर आप सोचेंगे सर आपने एग्जाम्पल क्यों दिया, एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको बेहतर समझ में आए। जिस प्रकार से आपने हॉटस्पॉट खोला, नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी आपके मोबाइल यानी हॉटस्पॉट वाले मोबाइल के आसपास ज्यादा रही, उसी प्रकार से जहां पर आप हो और वहां पर यानी कि जिस जगह पे हॉटस्पॉट होगा, जिसको हम हॉटस्पॉट कहेंगे, वहां पे पेड़ पौधों की सघनता बहुत प्रबल होगी, है ना, बहुत पास बहुत वैरायटी के, बहुत पास बहुत सघन जो है, आप ये कह लीजिए बहुत तरह के पेड़ पौधे होंगे, और वैसा और जो वन होगा वैसे वन की सघनता जो होगी वही हमारा हॉटस्पॉट कहलाएगा, उसी को हम तप्त स्थल कहते हैं। अब देखो पूरे विश्व में जो है हमारे 34 हॉटस्पॉट हैं। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये भारत के हॉटस्पॉट हैं। जैसे भारत के हॉटस्पॉट कौन से भाई, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालयन, ठीक है। यहां पर हम हॉटस्पॉट लिख दे रहे हैं, अच्छा स्क्रीन पे ही आपको दिख जाए, है ना भाई, स्क्रीन पे दिख जाए। चलिए भाई आ जाते हैं, ये रहा आपका पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालयन रीजन, ये पूर्वी हिमालयन रीजन है जो आप देख सकते हैं, जो कि भारत का एक हॉटस्पॉट है। एंड दूसरा यहां पर हम लाते हैं पश्चिमी घाट, ये रहा आपका पश्चिमी घाट का कौन सा हॉटस्पॉट, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तीसरा हॉटस्पॉट आपको लाते हैं, तीसरा हॉटस्पॉट कौन सा होगा, ये रहा इंडो बर्मा। तो आपका पूर्वी हिमालयन हो गया, पश्चिमी घाट हो गया और इंडो बर्मा, ये तीनों हॉटस्पॉट भारत के आपको नजर आ गए। अब हम बात करते हैं भाई, अब हम बात करते हैं कि टोटल विश्व में, हमने भारत में पढ़ लिया, कहीं विश्व में पेपर में पूछ गया तो विश्व का भी याद रखिएगा, 34 हॉटस्पॉट होते हैं इन द वर्ल्ड, है ना। टोटल हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज 34 हॉटस्पॉट होते हैं। कितने होते हैं, 34 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपको बात समझ में आई, 34 हॉटस्पॉट हमारे पूरे विश्व में है और उसमें से 3 हॉटस्पॉट हमारे भारत में है, ठीक है भाई। तो इतना आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, अच्छा बात ये आती है कि सर एक नंबर के कितना लिखना है। देखो भाई जब शॉर्ट नोट हो और 2-2.5 नंबर का हो तो उसमें कम से कम 7-8 लाइनें लिखो भाई, है ना।
इस समय अगर आप 2 भी लाइनें लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक हमारी ऐसी पद्धति है जिसमें क्या करा जाता है, अपराधियों को पहचाना जाता है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज सबसे पहले एलेक्स जेफरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी थी भाई? ये हमारे साहब हैं एलेक्स जेफरे साहब। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी? एलेक्स जेफरे ने करी थी। ठीक है भाई। इन्होंने बताया कि समरूप जुड़वा सदस्यों को छोड़कर किसी भी जीवधारी का डीएनए सेम हो ही नहीं सकता। किसी भी जीवधारी का डीएनए सेम नहीं हो सकता समरूप जुड़वा सदस्यों को छोड़कर। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि आजकल देख रहे होंगे कि जैसे फॉरेंसिक है, फॉरेंसिक में आप जानते हैं ना, हर एक चीज का ऑथेंटिक, जैसे इस बोर्ड को गलती से अगर कोई छू ले और मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा दूं, प्रिंट यहां से उठा लेना तो पता चल जाएगा भैया किसने हमारे बोर्ड को छुआ है ना भाई। तो अब यहां पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप ये नहीं कर सकते नहीं सर मेरा नहीं है डीएनए, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि डीएनए दूसरे से मैच ही नहीं करता। आप बोलेंगे सर आपने तो बताते रहते हैं कि हम लोगों का जो हमारा चिंपैंजी होता है उससे भी 99% जो है डीएनए मैच करता है, 99.2 समथिंग, 99.2 और 4, लेकिन एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से तो 99.99% मैच करता है, 0.01% मैच नहीं करता, बस 0.01% मैच नहीं करता, उसमें सभी डिफर। सोचिए पावर ऑफ डीएनए अद्भुत, वंडरफुल है ना। एंड यहां पर हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या भाई? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज सबसे पहले एलेक्स जेफरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीवधारी का डीएनए अलग अलग होता है, किसी भी जीवधारी का डीएनए एक जैसा नहीं हो सकता है समरूप जुड़वा सदस्यों को छोड़ करके। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर प्लाज्मिड किसे कहते हैं? बड़ा प्यारा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट है जो कि यहां पर 1 नंबर में पूछा गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में आप ये देख चुके हैं जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड की लॉन्ग वीडियो यानी कि प्लाज्मिड का शॉर्ट नोट के पर्पज या शॉर्ट नोट की तरह से जो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप देखिएगा उस चैनल पर जो है यानी कि हमारे चैनल पर वो वीडियो बहुत ही अच्छी है, उसको हमने डिटेल्स में बताया कि प्लाज्मिड क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम 1 नंबर के हिसाब से आपको बताएंगे। तो प्लाज्मिड क्या है भाई? प्लाज्मिड क्या है देखेंगे यहाँ पर, किसी भी जीवाणु कोशिका में, ये रही आपकी बैक्टीरियल सेल जिसे हम जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरियल सेल में जो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे स्लाइम और कैप्सूल लेयर कहते हैं। एंड जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। एंड इसमें जो फ्लैजिला पूंछ जैसा कुछ लगा हुआ है उसे हम फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर सर्कुलर डीएनए दिख रहा है ये मुख्य केंद्रिक डीएनए है। इसके अलावा छोटे छोटे प्यारे नन्हे से गोल से जो संरचनाएं दिख रही हैं उन्हीं को हम प्लाज्मिड कहते हैं। बट डिफाइन कैसे करें? हाउ टू डिफाइन इट मीन्स कैसे हम डिफाइन करें? ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा भाई, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है भाई, ये भी क्या है? प्लाज्मिड भी क्या है? प्लाज्मिड भी क्या है? डीएनए, बट बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्लाज्मिड प्रत्येक या किसी भी जीवाणु कोशिका में मुख्य केंद्रिक डीएनए को छोड़कर किसी भी जीवाणु कोशिका में मुख्य केंद्रिक डीएनए को छोड़ करके जितने भी सूक्ष्म छोटे वृत्ताकार डीएनए के अणु पाए जाते हैं उन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। एंड अब हम बात करते हैं भैया प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड वर्क एज अ वेक्टर। क्या करता है प्लाज्मिड? भैया बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण, ये कह लीजिए इसके बिना बायोटेक्नोलॉजी इनकम्प्लीट है, तो इतने महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप लोग जो है यहां पर देख रहे हैं दूसरा चरण भी आप पार कर चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने 4 एमसीक्यू और यहां पर 5 यानी कि 5 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने हल किया है। तो हमारे पास में आप देख चुके हैं यहां पर दूसरा चरण भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे शॉर्ट नोट आते हैं। ठीक है भाई, तो ये रहे, फिर से स्टार्ट करते हैं अगला चरण। तो बच्चों ये आ गए हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है 3 का दिया गया है, बायोरिएक्टर क्या है? 2 नंबर का है। बायोरिएक्टर हम किसको कहते हैं? बायोरिएक्टर आप ये समझ लीजिए कि वातानुकूलित, बायोरिएक्टर एक ऐसा वातानुकूलित या पर्यावरण अनुकूलित एक ऐसा यंत्र होता है, बड़ा सा यंत्र होता है या कंपार्टमेंट होता है जिसमें हम सारी चीजें जो है, जैसे हम चाहते कि पीएच मान बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाए
ऑक्सीजन मान बढ़ जाए, मतलब कुछ भी आप बढ़ाना चाहें, कुछ भी आप घटाना चाहें तो वो सारी चीजें उसमें की जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा आखिर बायोरिएक्टर में हम करते क्यों हैं। तो बायोरिएक्टर का मतलब ये होता है, बायोरिएक्टर एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके या किसी जीवधारी की कोशिकाओं का उपयोग करके हम उनसे उत्पाद को प्राप्त करते हैं। और आप सभी जानते हैं जितनी भी सर्वाइवल कंडीशन होती है, जितना ज्यादा सर्वाइवल कंडीशन होंगी किसी कोशिका के लिए, किसी सेल के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, उतना ही ज्यादा उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे कि ये बायोरिएक्टर का apparatus दिया गया है, यंत्र दिया गया है। इसमें ऑक्सीजन को मिलाने के लिए और भी तकनीकें, और ऑक्सीजन को मिलाना है, झाग मिलाना है, और अपशिष्ट पदार्थों या उत्सर्जित पदार्थों को निकालने के लिए भी जो है व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, और प्रोटीन जानते हैं उससे क्या होता है। ये कौन सी प्रोटीन है? एंजाइम बनाने वाली प्रोटीन है। तो ये हमारे शरीर में स्रावित होती है। बात आती है कि भाई हमारे शरीर में अगर स्रावित होती है तो कब स्रावित होती है, क्यों स्रावित होती है, उसका क्या काम होता है। तो आप सभी को बता दें, जब हमारे शरीर में या किसी भी जीवधारी के शरीर में जब वायरस का इन्फेक्शन होता है, वायरस का संक्रमण होता है और हमारी कोशिकाएं उस पैथोजन से संक्रमित हो जाती, तो जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, इस घाव में आप देख रहे होंगे कि घाव जो है ये नासूर है, ये काफी समय तक चलता आ रहा है। तो आखिर ये नासूर क्यों बन जाते हैं, तो आप सबको हम आज बताएंगे इस वीडियो में, इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के विषाणुओं का संक्रमण होता है तो हमारी जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं वो स्वस्थ कोशिकाओं को बचाने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाती है, एंजाइम बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। और ये इंटरफेरॉन जो होती है संक्रमित कोशिकाओं से स्वस्थ कोशिकाओं के पास जाती हैं और कहती, भैया बी अलर्ट, सावधान हो जाओ, मैं तो संक्रमित हो चुकी हूं, आप बच जाओ। तो संक्रमित कोशिकाओं और स्वस्थ कोशिकाओं के बीच में एक परत बन जाती है, और जब परत बन जाती है तो स्वस्थ कोशिकाएं जो होती है स्वस्थ रह जाती है, उनमें वायरस का संक्रमण नहीं हो पाता है, और जो संक्रमित कोशिकाएं वो सड़ जाती, पस बन जाती, मऊ बन जाती, और वो शरीर से बाहर हो जाती। जब परत बन जाती है, मऊ बाहर निकल जाता है, तो घाव रिकवरी जल्दी ले लेता है, घाव अच्छा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि यह रिकवरी बहुत लेट होती है। उसका क्या कारण होता है? जो उनके शरीर में इंटरफेरॉन नहीं बनता है, कोशिकाओं के द्वारा इंटरफेरॉन नहीं बनाया जा पाता है या बनाया नहीं जा सकता है, या किसी भी डिफिशियंसी, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, तो वह नासूर बन जाता है क्योंकि परत नहीं बन पाती। तो स्वस्थ कोशिकाएं जो है बार बार संक्रमित कोशिकाओं से इनका दायरा बढ़ता चला जाता है और वह घाव नासूर बन जाता है। तो कभी कभी जब देखता है डॉक्टर, चिकित्सक देखते हैं कि हमारे जो है इस घाव बहुत पुराना है, तो वो इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लगवाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हमने इंटरफेरॉन कहा, तो ऐसा नहीं कि आप आम नागरिक हैं, आम व्यक्ति हैं, तो जाके मार्केट से इंटरफेरॉन का इंजेक्शन खरीद लें और लगा लें, फिर आप बताएं कि सर ने कहा था कि इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लगाने से घाव जल्दी अच्छा हो जाता है। भैया उसके जो है आइडेंटिफिकेशन, उसका जो है आप सिम्टम्स, साइन क्या होते हैं, ये आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में जो ड्रग्स हमारे वीडियो में मेडिसिन बताई जाती है, ट्रीटमेंट बताई जाती है, ये स्टडी पर्पज से होता है। ठीक है, नॉट अ मेडिकल पर्पज से। ठीक है भाई, तो आप किसी भी मेडिकेशन, जो मेडिसिन होती है, मेडिकेशन होता है, सेल्फ कभी मेडिकेटेड ना करें, मेडिकेशन ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, इंटरफेरॉन आप समझ चुके होंगे इंटरफेरॉन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, सहजीविता। सहजीविता भाई क्या होता है? सहजीविता देखेंगे, सहजीविता एक ऐसी क्रिया है जिसमें दो जीवधारी एक दूसरे के साथ रहते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं, बड़ी प्यार से रहते हैं, और दोनों किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बदले में दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। क्या करते हैं? लाभान्वित करते हैं। जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, इमेज में हम देख रहे हैं, इमेज में यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाइकेन है। इमेज में लाइकेन देख रहे हैं। ये लाइकेन कई प्रकार के होते हैं, क्रिस्टोस टाइप के लाइकेन होते हैं, फोर्टिकेज के लाइकेन होते हैं। लाइकेन का चारा बनता है, लाइकेन से डाई बनती है, बहुत सारे लाइकेन के उपयोग होते हैं। लाइकेन का उपयोग मसालों में भी किया जाता है। लाइकेन बट इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फंजाई एंड एल्गा। ठीक है, लाइकेन इज अ गुड कॉम्बिनेशन फंजाई एंड एल्गा। ठीक है, मींस ये भी सहजीविता। लाइकेन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। ठीक है, क्योंकि एल्गा क्या करता है? एल्गा भोजन बनाता है, और फंजाई क्या करता है? जड़ से जल को देता है। एंड दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम विथ लेग्यूम प्लांट्स। ठीक है भाई, दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु जो करता है, क्या करता है? जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है। अब यह जीवाणु इस पौधे को नाइट्रोजन यौगिक देता है, पौधा खुश होता है, प्रसन्न हो जाता है। मांगो बेटा, क्या मांगते हो?
है ना। तो पौधा बोलता है भाई मांगो, क्या मांगते हो? तो जीवाणु कहता है महाराज मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। और इस प्रकार से पौधा भोजन देता रहता है, जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक देता रहता है, दोनों अपना हैप्पी लाइफ व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जीवन यापन को हम सहजीविता बोलते हैं। और इस प्रकार के जीवियों को हम क्या बोलते हैं? सहजीवी जीव बोलते हैं। सहोपकारिता क्या होती है? सहोपकारिता भाई, सहोपकारिता क्या होता है? देखिए सहोपकारिता आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट करिएगा, फिर जो है हम आपको अलग एक वीडियो में बताएंगे। वैसे वीडियो में उपलब्ध है, आप वहां पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है भाई। इंटरेक्शंस में देख सकते हैं। तो ये भी टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। तो आप कमेंट में बताइएगा क्या आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्योगस डीएनए पर टिप्पणी लिखिए। पुनर्योगस डीएनए मींस इंग्लिश में ऐसे कहें हम तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मींस राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? पुनर्योगस डीएनए क्या है? पुनर्योगस डीएनए ऐसे भाई कि जब किसी भी जीवधारी में कोई हम वांछनीय लक्षण डालना चाहते हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? वहां किसी दूसरे जिसका लक्षण डालना चाहते होंगे उसका डीएनए निकालेंगे, और कौन सा लक्षण डालना चाहते हैं उस डीएनए से उस जीन्स को निकालेंगे, और जीन्स को क्या करेंगे? बढ़िया बहुत सारी कॉपीज तैयार करेंगे, प्लाज्मिड में डालेंगे, और फिर जिस जीव में वांछनीय जानना चाहते हैं उसमें ट्रांसमिट करा देंगे। तो ये जीव क्या हो जाएगा? पारजीनिक जीव हो जाएगा, जीएमओ जीव हो जाएगा, ठीक है भाई। ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। अगर वो प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाएगा, एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर हम भाई बात करने वाले हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया कैसे जाता है। तो इमेज में आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का दिख रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर दिया गया ये डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर दिख रहा है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और फिर उस तरफ जो आपको दिया गया वो गोल सा वो प्लाज्मिड है। इन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला जाता है। एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। इसे हम बायोमोलिकुलर फॉर्सेप बायोमोलिकुलर नाइफ भी कहते हैं, हिंदी में से जैव आणविक कैंची भी कहते हैं, जैव आणविक चाकू भी कहते हैं। जब ये दोनों को काटता है तो अगले स्टेप में देखेंगे यहाँ पे फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, यहाँ पर कट प्लाज्मिड मिल रहा है, और फिर कट प्लाज्मिड और फ्रेगमेंट डीएनए का डिजायर्ड जीन, जो हम जीन डालना चाहते हैं, जो हम लक्षण डालना चाहते हैं उसे इंटरेस्ट ऑफ जीन, डिजायर्ड जीन कहते हैं, ठीक है भाई। डिजायर्ड जीन और इंटरेस्टेड ऑफ जीन जो होता है उसको ले लेते हैं और कट प्लाज्मिड को ले लेते हैं, और इसमें लाइगेज एंजाइम मिला देते हैं। लाइगेज एंजाइम मींस ग्लू ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, वो जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर जो दिख रहा है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो सबसे नीचे दिख रहा है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया भाई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है कि अब डीएनए में हमने बहुत अच्छे लक्षण मिला दिए हैं। रिकम्बाइन मतलब फिर से बनाया गया डीएनए, पुनर्योजित फिर से बनाया गया डीएनए, पुनर्निर्मित फिर से निर्माण किया गया डीएनए। तो आप आई होप आप समझ रहे होंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। देखिए भाई स्पीड से तो बताना पड़ेगा, स्पीड से नहीं बताएंगे तो मॉडल पेपर कैसे हल हो पाएगा ना भाई। तो अगर स्पीड आपको लगती है तो आप बताइएगा। और इसके अलावा आप हमारे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह के वीडियो उपलब्ध हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, जाके सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे क्लास 12th वाले बच्चे जो हैं, मेरा एक सजेशन है, मेरा एक सुझाव है कि क्लास 12th वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे विजिट कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो एक बार क्लास 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, ठीक है भाई। उसको आप जरूर देखिएगा, आप में काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन सिटू स्वस्थाने तथा इन सिटू स्वस्थाने। अब देखो भैया यहाँ पे इन सिटू स्वस्थाने और यहाँ पे इन सिटू स्वस्थाने है ना, मतलब कुछ गड़बड़ है भाई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इन सिटू का मतलब हो जाता है भाई बाह्यस्थाने। क्या हो जाएगा? बाह्यस्थाने। क्या हो जाएगा भाई? बाह्य। क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाह्यस्थाने, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? बाह्यस्थाने, ठीक है। क्या लिखेंगे? बाह्यस्थाने। अब देखो इन सिटू एंड इन सिटू होता क्या है? इससे तो पता चलता है बाह्यस्थाने मतलब बाहर, इससे पता चलता है स्वस्थाने मतलब अपने। जैसे मतलब मान लीजिए आप सभी जानते हैं कि हम ह्यूमन है डेंजरस लिविंग इन द वर्ल्ड, है ना। तो ह्यूमन है, और ह्यूमन अगर घर में रह रहा है तो वो अपने जगह पर रह रहा है, सही जगह पर रह रहा है, तो उसको बोलेंगे स्वस्थाने। मतलब उसका स्थान घर में है तो घर में रह रहा है, स्वस्थाने है भाई। बाह्यस्थाने मतलब मनुष्य का घर, मनुष्य की जगह जो है घरों में है, घर में रहना चाहिए उसको ना। अगर हम इस आधुनिक सभ्यता के हिसाब से चलें तो मनुष्य का वास्तविक जगह कहाँ? घर में रहता है, घर बना के रहता ना। तो अगर वो घर में नहीं रह रहा, जंगल में रह रहा है, पानी के अंदर रह रहा है ना, पानी के अंदर रह रहा है, तो बाह्यस्थानी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जो विल्ड लाइफ एनिमल है, मतलब शेर हो गया, जितना भी हिरन, खरगोश, ये जो हो गए, अगर आप उसको घर में पकड़ के लाते हैं, कमरे में रखते हैं, तो भैया उसका घर नहीं, तो उसको बोलेंगे बाह्यस्थाने रख रहे हैं आप। क्या रख रहे हैं? बाह्यस्थाने रख रहे हैं भाई। और अगर जंगल शेर को
जंगल शेर को जंगल से पकड़ते हैं और दूसरे जंगल में डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक कोई बात नहीं, स्वस्थान है, अपने स्थान में, जंगल से आया था जंगल में चला गया, लेकिन भले ही दूसरे जगह जंगल में पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, जंगल से आया था जंगल में, जंगल है उसकी जगह, जंगल में चला गया, तो वो स्वस्थान है। ठीक है, आप देखिए थोड़ा दूसरे पर्पज से समझते हैं भाई। एक सीटू का मतलब कोई भी प्राणी जिसकी एक्चुअल वहां पे जगह है, अगर उसको वहां से हटा के कृत्रिम तरीके से रख रहे हैं, मतलब जैसे समुद्र की मछली है, उसको उठाया आपने और बढ़िया एक अपने घर में आके स्विमिंग पूल बोलते हैं ना, कृत्रिम तरीके के जो बनवाए गए होते हैं, स्विमिंग पूल बोलते हैं, उसमें लाके मछली को डाल दिया, बोले नहाएगी मेरे साथ। क्या करा आपने, एक सीटू बना दिया ना, उसको बाहर स्थान रख दिया। अगर कोई आता है उस मछली को पकड़ के जाके नदी में डाल देता है, नहर में डाल देता है, तालाब में डाल देता है, जो कि कृत्रिम सोर्स ऑफ वाटर है, तो उसने क्या करा, उसने उसको इन सीटू में डाल दिया, जो उसकी एक्चुअल में जगह है वहीं पे डाल दिया है। ठीक है भाई, तो आई होप आप 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, मींस 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है उनको भी आप देख चुके होंगे और आप आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग लागते हैं इससे थोड़ा सा हाई मार्क वाले क्वेश्चन। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये वाले क्वेश्चन, तो ये आ गए क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिख रही है। इसमें देख रहे हैं ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी क्या होते हैं। ट्यूबेक्टोमी जिसको हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं नालबंदी, और वैसेक्टोमी जिसको हम कहते हैं नसबंदी। तो आप सभी जानते हैं जो फॉलोपियन ट्यूब का कटिंग होता है और उसको टाइट कर देते हैं, कट के टाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। जैसे ये क्या होता है, ये महिलाओं में होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे कि इसको ऐसे छोटा सा करके हम बना दे रहे हैं, यहां पर ये दिख रहा है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहां पर ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है, सॉरी फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। क्या है, ये ओवरी है। यहां पर भी देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फिम्बरी है और ये ओवरी है। ये क्या है, ओवरी है। यहीं पर अंडे मैच्योर होते हैं। अब इसको यहां पे अगर काट दिया जाए, काट के बांध दिया जाए, कट एंड टाइड, देन क्या कहेंगे, इसको ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। ठीक है भाई, इधर भी करना पड़ेगा, अन्यथा हर दूसरे महीने के बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाएगा, ओवम जो है तैयार रहेंगे, प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, अब देखेंगे भाई जो ट्यूबेक्टोमी होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी क्या होता है, वैसेक्टोमी जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है भाई, ये टेस्टिस होता है, यहाँ से एपिडाइडमिस होता है, यहाँ पे वास डिफरेंस निकलता है और ये जो है अब यहाँ पर इसको जो है कट करके बांध दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है भाई, नसबंदी इसको बोलेंगे, पुरुषों में होती है नसबंदी और इस फीमेल में होती है ये होगी नालबंदी और ये होगी मेल में। ठीक है, आप यहाँ पर दिए गए स्लाइड में आप एक डायग्राम में देख सकते हैं, बढ़िया अच्छे से स्लाइड आपके सामने दिख रही होगी। ये ट्यूबेक्टोमी है। ये क्या है, ट्यूबेक्टोमी। इसमें आप देख रहे होंगे कि ओवरी है, क्या है इसमें, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट करके बांध दिया गया है। ठीक है, काट करके बांध दिया गया है, तो ये ट्यूबेक्टोमी है, पुरुष महिलाओं में पाई जाती है। अब देखिए ये वाली स्लाइड जो है ये वैसेक्टोमी है, पुरुषों में पाई जाती है। टेस्टिस से निकलने वाली ऊपर जो नलिका होती है इसको हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है, शुक्राणु नहीं जा पाते हैं, दोनों तरफ ही काम होता है। ठीक है भाई, तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी जब किसी महिला में जो फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी नलिका को काट कर बांध दिया जाता है दोनों तरफ, तो इस क्रिया को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जो कि महिलाओं में होती है। वैसेक्टोमी जब किसी वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, तो इसे हम वैसेक्टोमी या नसबंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेड डेटा बुक क्या है। रेड डेटा बुक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, लाल आंकड़ों की पुस्तक कहते हैं। रेड डेटा बुक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाल आंकड़ों की पुस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल आंकड़ों की पुस्तक कहते हैं। इसमें ऐसे जीवधारियों का नाम दर्ज कराया जाता है जो विलुप्त की कगार पे होते हैं, जिनको खत्म होने या खतरा, जिनके अस्तित्व का खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो उसे हम रेड डेटा बुक में दर्ज कर देते हैं, जो कि IUCN द्वारा गठित है। ठीक है, इसमें जंगली जानवरों पौधों के नाम दर्ज किए जाते हैं जो विलुप्ति की कगार पे होते हैं, ताकि उन्हें और प्रिजर्वेशन दिया जा सके, संरक्षण दिया जा सके, जिससे कि उनके अस्तित्व को नष्ट होने से बचाया जा सके। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है। सिंगल सेल प्रोटीन जैसे ईस्ट हो गया, स्पाइरुलिना हो गया। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये होता है कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं, लेकिन अपने इनकी क्वांटिटी, इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी बड़ी हाई होती है, तो इनको सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। आप देख रहे हैं ये स्पाइरुलिना है,
ये क्या है, स्पाइरुलिना है जो समुद्र में पाया जाता है, एक्वेटिक होते हैं, ये ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है। तो ये दोनों ही सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पैलिंड्रोम्स क्या है। देखिए पैलिंड्रोम्स हम किसको कहते हैं, पैलिंड्रोम्स जीन, किसी भी डीएनए में, हर एक डीएनए में जीनों का वह अनुक्रम होता है, वह अनुक्रम होता है जो किसी विशेष मैसेज के लिए, विशेष मैसेज को कोडित करता है। तो उस कोड को हम, या उस कोड को, या उस क्रम को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि अगर हम 3' अगर हम किसी डीएनए में देखें तो 2 ही होते हैं। अगर इसको हम 3' माने तो इसको 5' मानेंगे, और इसको 5' माने हैं तो यहाँ पे ये 5' होगा और ये 3' होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 5' में क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा ए, ठीक है। मतलब जैसे हिंदी में हम समझना चाहें तो जैसे कनक, 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 आगे से भी पढ़ो तो पीछे से भी पढ़ो तो, मतलब अगर आगे से पढ़ रहे हो 3' से, इधर पीछे से पढ़ रहे हो ए से, 3 से, तो क्या होगा, कनक ही आएगा। उसी तरह से इसमें ये क्या होता है, जीनों का वह अनुक्रम, या जो न्यूक्लिक बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनका अनुक्रम, ठीक है। तो आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, लेकिन पढ़ने में सब सेम हो तो उसे हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। जैसे हिंदी में कनक हो गया, ठीक है। मलयालम क्या हो जाता है भाई, मलयालम, मलयालम। यहां पर देखेंगे क्या लिखा है भाई, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है, मलयालम। मलयालम क्या है, मलयालम, मलयालम। तो ये क्या है, पैलिंड्रोम से, क्या है भाई, पैलिंड्रोम से मींस जीन्सों या नाइट्रोजन बेसों का वह समूह जो आगे से पढ़ो जाए, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, ये क्या हो जाएगा, दोनों में समान आना चाहिए, तो उसको हम लोग पैलिंड्रोम्स कहते हैं। जैसे हम लोग कहानी सुनाते थे ना कि आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, कितना, जैसे एक चलो अच्छा कहानी छोड़ते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो पैलिंड्रोम्स हो गया तथा सरोगेट मदर। सरोगेट मदर पे हमने सेपरेट एक बढ़िया सुंदर सा वीडियो बनाया है। सरोगेट जो है, सरोगेट का जो है सुंदर सा वीडियो हमने बनाया है, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में जो है देखें, इसके डिस्क्रिप्शन में जितने भी क्वेश्चन आपको डाउट हो, इस क्वेश्चन के जितने भी वीडियो हमारे पास में उपलब्ध है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से भी जरूर देख सकते हैं, ठीक है। एक बार जरूर देखिएगा, आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सरोगेट मदर है क्या, चलिए हम बताते हैं आपको। आपने चोरी चोरी मूवी देखा होगा, आपने चोरी चोरी मूवी देखा होगा, ये जो इमेज लिखी ये मूवी की पिक्चर है। तो यहाँ पर जो ये फोटो लगा है, ये चोरी चोरी मूवी है। इसमें क्या करता है, आप सभी जानते हैं कि जो सलमान खान की वाइफ होती है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती है ना, तो इनफर्टाइल होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, दूसरे से जो है कहते हैं कि आप जो है धन संपत्ति ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, और हमें जो एक बच्चा दे दीजिए। मतलब आप अपनी कोख जो है, अपना यूट्रस जो है, गर्भाशय, हमको किराए पे दे दीजिए। वो राजी हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसको बहुत मतलब लगाव हो जाता है, या कह लीजिए फिर बाद में बच्चे को दे देती, कुछ बदले में लेती नहीं है ना। आप समझ रहे हैं। तो देखिए मतलब इसका क्या है कि सरोगेट मदर क्या है। सरोगेट मदर एक ऐसी महिला होती है जो बदले में कुछ ना ले भाई, जो बदले में कुछ ना ले। देखिए इसका व्यापार बड़ी तेजी के साथ होने लगा था। हमारे बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, हमने जो वीडियो बनाया उसमें सारा डिटेल्स हमने दिया है। उसमें बहुत सारी एक्ट्रेस ने क्या कहा, आपने फिजिकल को मेंटेन रखने के लिए दूसरों को पैसे दे दिए, संतान ले लिए, बस हो गए भाई, माँ बाप बन गए। कर सकते थे, जिसका क्या होने लगा, दुरुपयोग होने लगा। तो भारत सरकार ने इस पे भाई बैन लगाया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको जो है मतलब आपकी उम्र भी मायने रखती है, और देखा जाएगा कि ये चेकअप के बाद में आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, है ना। तो सरोगेट मदर हमारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कह सकते हैं अपनी कोख किराए पे देती हैं, अपनी कोख किराए पे देती हैं, और वो सिर्फ इतना ही संपत्ति ले सकते हैं, उतना ही धन संपत्ति ले सकती हैं जितना उनको अपने पालन पोषण या अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के पालन पोषण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है भाई। इसके बहुत सारे नियम है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा है, उसको जरूर देखिएगा। और वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये बात आप जरूर जो है मुझे शेयर जरूर करिएगा अपने जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्जिनिक जीव तथा वाहिद मल से आप क्या समझते हैं। पार्जिनिक जीव देखिए भाई, जानते हैं हमने कहा था किसी भी जीवधारी में अगर नया लक्षण डाल दिया जाए या कोई लक्षण हटा दिया जाए, उसकी जगह पे नया कोई दूसरा अच्छा लक्षण डाल दिया जाए, तो वो जीव क्या हो जाएगा, पार्जिनिक हो जाएगा। मतलब दूसरे जीवधारी का जीन पार करके दूसरे जीवधारी में आया तो उसको बोलेंगे पार्जिनिक जीव है, ठीक है। जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो है, पार्जिनिक जीव है। रोजी गाय है, क्या है, रोजी गाय क्या है, वो पार्जिनिक जीव है ना। ब्रेस्का नेपस क्या है, पार्जिनिक प्लांट है। तो पार्जिनिक जीव क्या है, ऐसे जीवधारी जिनमें वास्तव में ऐसा नहीं था लेकिन दूसरे का जीन्स उसमें लाके डाल दिया गया तो वो पार्जिनिक जीव बन गया, है ना।
वांछित लक्षणों को समावेशित कर दिया जाए किसी भी जीवधारी में तो वो जीवधारी पार्जेनिक जीव कहलाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है भैया कि वाहित मल क्या कहते हैं। वाहित मल किसको कहते हैं? तो वाहित मल आप सभी जानते हैं, वाहित मल आप सभी जानते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जो ड्रेनेज होता है यानी घरेलू उत्पाद, फलों के छिलके, राख, डिटर्जेंट, ये सारी चीजें पानी के साथ जब प्रवाहित होती है तो उसको हम वाहित मल कहते हैं। वाहित मल का उपचार भी आप जानते हैं कैसे किया जाता है। वाहित मल के उपचार के द्वारा पानी को फिर से रिसाइकल किया जाता है, फिर से पानी पीने योग्य हो जाता है, खेतों में सिंचाई हो जाती है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, अथवा में दिया गया है कि परिवार नियोजन क्या है। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है? देखिए भाई कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो ऐसी पॉलिसी चलाई गई जिससे कि कम संतान रहेंगे तो क्या होगा? सुखी परिवार रहेगा, क्योंकि आप पालन पोषण पर ज्यादा दबाव नहीं उत्पन्न होगा, है ना, पालन पोषण का ज्यादा दबाव नहीं होगा। तो फैमिली प्लानिंग की इसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छे से फैमिली को प्लानिंग के साथ में, नियोजित के साथ में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करना है ना, कैसे एजुकेशन है, कैसे क्या सिस्टम है, तो ये सारी चीजें परिवार में व्यवस्थित तरीके से लागू करना या परिवार को सही तरीके से चलाना, एक सही दिशा में चलाने की क्रिया को हम परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन में दो विधियां होती हैं, एक तो स्थायी विधि और दूसरा अस्थायी विधि। जैसे यहाँ पर टिबेक्टोमी और वैसेक्टोमी जो है फैमिली प्लानिंग की स्थायी विधियां हैं। इसके अलावा जितने लूप हैं और टेल्स हैं, क्रीम है, जेल है, फोम है एंड अदर कॉपर्टी है, अदर जो है हमारे एसेंशियल जो है इक्विपमेंट है, ये सब जो है क्या कहलाएंगे? परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कहलाएंगी। तो चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लाते हैं नेक्स्ट स्लाइड जिसमें देखेंगे आपको और भी अभी क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हमें और क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि पूरा पेपर अभी हमें हल करना है। तो अभी हम लोग लगभग आधा पेपर हल कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की बात। तो बच्चों ये रही आपकी नई स्लाइड। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन कुछ ज्यादा दिख रहे होंगे। देखिए एक सेक्शन को हमने 2 सेक्शन में मिला दिया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन इतने दिख रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके जैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे उतने ही क्वेश्चन दिए गए, उतने ही मार्किंग की गई, सेम बनाया गया, सेम पैटर्न पर है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है लवण उद्भिद। लवण उद्भिद क्या होता है? देखिए लवण उद्भिद हमारे ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि ये दलदल में उगते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड में, ये पौधा जो आपको दिख रहा है ये मैंग्रोव प्रजाति है। आप सोच रहे होंगे सर मैंग्रोव प्रजाति आपने कहा, फिर अभी लवण उद्भिद कहा, फिर आप परेशान मत होइए, तीसरा भी इसका नाम है जिसे हम पितरस जरायुस्ता कहते हैं। क्यों कहते हैं? स्लाइड में आप देख सकते हैं ये पौधा जो है इसे हम राइजोफोरा कहते हैं। ये समुद्र के किनारे दलदल में उगता है और इसमें श्वसन के लिए जो है जड़ें भी ऊपर आती है जिसे नेमेटोफोर्स कहते हैं। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे पितरस जरायुस्ता का मतलब क्या होता है? इसमें देखिए जब फल लगते हैं फल गिरता नहीं है, फल गिरता तब है जब इसके बीज से पौधा बन जाता है और पौधे सहित जो है बीज गिरता है जिससे दलदल में धंस जाती है जड़ें और पौधा विकसित हो जाता है। तो इसलिए इसको पितरस जरायुस्ता कहते हैं। क्यों कहते हैं आप आई होप आप समझ चुके होंगे। पितरस जरायुस्ता का मतलब क्या होता है कि ये बच्चे देता है, बच्चे का मतलब पौधा विकसित करके देता है, ठीक भाई। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? विविपैरस प्लांट भी कहते हैं, जरायुजी प्लांट भी कहते हैं। एंड ये नमक वाले यानी कि समुद्र के किनारे खारे पानी में दलदल में उगता है, इसलिए इसको लवण उद्भिद कहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी क्रॉप्स क्या है? बीटी क्रॉप्स को हम लोग बीटी फसलें कहते हैं। बीटी फसलें आखिर क्यों कही जाती हैं? तो बीटी का पूरा नाम बैसिलस थ्रिंजिनेसिस होता है। क्या होता है? बीटी का पूरा नाम बैसिलस थ्रिंजिनेसिस होता है। और बैसिलस थ्रिंजिनेसिस क्या है? बैसिलस थ्रिंजिनेसिस इज अ बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया है जिसमें एक जहर बनता है जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। और ये जो क्राई प्रोटीन है शॉर्ट फॉर्म है किसका? क्रिस्टेलाइन प्रोटीन का। किसका है? क्रिस्टेलाइन प्रोटीन का। वैसे बैसिलस थ्रिंजिनेसिस जो बैक्टीरिया होता है वो एक प्रकार का जहर बनाता है, उस जहर को हम क्रिस्टेलाइन प्रोटीन कहते हैं और इसे इंसार्ट में हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। और यह किस जींस से बनता है? तो क्राई जींस से बनता है। अब यह किससे, इसके बनने से क्या फायदा होता है? ये जिस भी बैक्टीरिया में बनता था तो जब कोई भी बैक्टीरिया इसको खा लेता था, जिस बैक्टीरिया में बनता था जब कोई वायरस उसको खा लेता था तो वायरस मर जाता था, वायरस नष्ट हो जाता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना इसके हम क्राइजीन्स को निकालें, पौधों में डाल दें और पौधे में जहर बनेगा और जहर जब मवेशी खाएंगे, जानवर खाएंगे, कीट खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन अभी हमने कहा मवेशी खाएंगे मर जाएंगे। अगर मवेशी खाने से मर जाते हैं या मर जाएं तो फिर फसल में कोई ऐसा फसल बोएगा? नहीं बोएगा, है ना। तो मवेशी नहीं मरते हैं। तो क्या मरते हैं? फिर कीट मरते हैं। जो कीट होते हैं जो पत्तियों को खाते हैं वो कीट जो होते हैं वो मर जाते हैं। कैसे? देखो वो कीट खाएं तो उनके गट जो होते हैं वो क्षारीय माध्यम के होते हैं। गट जो होते हैं क्षारीय माध्यम के होते हैं और क्षारीय माध्यम में ये काम कर जाती है, प्रोटीन एक्टिव हो जाती है जिससे उससे गट जो होते हैं
आंत जो होती है सड़ जाती है, सड़ने से मर जाते हैं। हम मवेशी में क्यों नहीं होता, स्तनधारियों में क्यों नहीं होता, मनुष्य क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसके गट्स में क्या होता है, पेट में क्या होता है, एसिड होता है, HCl होता है, और HCl माध्यम में, एसिडिक माध्यम में काम नहीं करता, इसीलिए मवेशियों को कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा को हम लोग अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। यहाँ पर आप चलिए हम स्लाइड में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो आपको शिशु दिख रहा है ये माँ के गर्भ में है, और माँ के गर्भ में देखिए एक नाल से बच्चा जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग नाभि कहते हैं, लेकिन इसे हम आज क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। इस प्लेसेंटा को आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यह माँ से ब्लड लेता है, ऑक्सीजन लेता, भोजन लेता, सब कुछ लेता है, उत्सर्जी पदार्थ माँ के शरीर में भेज देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा। हिंदी में अपरा कहते हैं, इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अपरा के काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हाँ, एक बात बता दें कि कुछ जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपरा यानी प्लेसेंटा को बचा के रखवा देते हैं लैब में, ताकि जब कभी आगे चल करके बच्चे में मान लो किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, तो उसी प्लेसेंटा की कोशिकाओं से लीवर बन जाता है, किडनी बन जाती है ना। तो आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, कितना साइंस आजकल आगे जा चुकी है ना। आप हमारी बात को समझ पाए, मतलब अपरा को प्रिजर्व कर दिया जाता, अपरा को प्रिजर्व कर दिया जाता है। प्रिजर्व करने पर क्या होगा कि 20 साल बाद, 30 साल बाद जब कभी उस बच्चे की जिसका वो अपरा है उसको कभी जो है किडनी फेल हुई, लीवर फेल हुआ, कोई दिक्कत आई, तो उससे वो ऑर्गन डेवलप कर लिए जाते हैं। तो देखिए दो सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है हमारा अपरा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में क्या अंतर है? भ्रूण कोष जैसे हमने बताया था भाई, मूंगफली के ऊपर जो छिलका होता है वो भ्रूण पोष है, और जो मूंगफली के दाने होते हैं वो भ्रूण क्या है, पोष है। देखिए भाई यहां पर जैसे ये बना हुआ है, ये बीजांड की संरचना है। तो यहाँ पे दो केंद्रक है, यहाँ पे एक केंद्रक, एक केंद्रक, एक केंद्रक, एक केंद्रक, एक केंद्रक। इसके विकास से बनता है क्या, इसके फ्यूजन से, त्रिसमेकन से बनता है भ्रूण पोष। क्या बनता है? भ्रूण पोष। क्या बनेगा? पोष। और ये क्या है? भ्रूण कोष। और ये क्या है? यहां से जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है। भ्रूण कोष में गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। कितनी होती है? 3n होती है। और भ्रूण कोष में गुणसूत्रों की संख्या n होती है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं। डीएनए का मॉडल बताइए। डीएनए का मॉडल सन 1953 में जेडी वॉटसन, एफ.सी. क्रिक्स और विल्किन के द्वारा ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था भाई। ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था। वैसे ये मॉडल जो आप देख रहे हैं, ये डीएनए का मॉडल जो देख रहे हैं आप, इसमें देखेंगे बढ़िया द्विकुंडलित संरचना है ना। तो जेडी वॉटसन, एफ.सी. क्रिक्स, विल्किन तथा फ्रैंकलिन ने सन 1953 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया भाई। कार्य इनका बड़ा प्रशंसनीय था, तो इनको सन 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इसमें जो डंडे दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन समाक्षारों से मिलकर बने हुए हैं। जो श्रृंखलाएं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है ना। इसमें प्यूरिन कितने होते हैं? 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, है ना। नाइट्रोजन समाक्षार कितने होते हैं? 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। फिर इनके दो भाग होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, जो कि इसमें पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। डीएनए का कार्य बताएं अगर, डीएनए का महत्व क्या होता है? डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक बायोमॉलिक्यूल्स है जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए का मॉडल भी वीडियो उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक करिएगा। ठीक है भाई, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो के लिंक मिलेंगे जो कि इस पेपर का आंसर होंगे। ठीक है, पेपर में लिखे हुए क्वेश्चंस का आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें देखे होंगे एक ही जो है क्या होता है, बहुत सारे भ्रूण रहते हैं, बहुत सारे भ्रूण एक साथ रहते हैं, तो उसको बहुभ्रूणता कहते हैं। अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन बहुभ्रूणता के बारे में किसने बताया था? एंटोनी वान लीएनहॉक ने बताया था। किसने बताया था? एंटोनी वान लीएनहॉक ने बताया था। अनिषेक फलन क्या है? बिना निषेचन के ही फल बन जाने की क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे संतरा हो गया, ठीक है, और अंगूर हो गया, केला हो गया, इन सब में क्या होता है? निषेचन होता ही नहीं, फल बन जाता। अनिषेक फलन बिना बीज रहित जो है फल बनते हैं। पपीता हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परिपक्व परागकण तथा प्रारूपिक बीजांड का चित्र बनाइए। देखिए प्रारूपिक बीजांड, ये बीजांड का ही चित्र है भाई। ये किसका चित्र है? प्रारूपिक बीजांड का चित्र है। ठीक है भाई, ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल है। ये क्या है? चलाजा है।
क्या है, चला जा, ये क्या है, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, ठीक है भाई, क्या है, इंटेगुमेंट है, ठीक। तो ये बीजांड की संरचना आप देख रहे हैं। एंड परिपक्व परागकण, परिपक्व परागकण यहां पर देखेंगे, ये परागकण है, ये इस लेयर को हम बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं इंटाइन, क्या बोलते हैं, इंटाइन, और इसकी इस परत का नाम है एक्साइन। क्या नाम है भाई, एक्साइन। ये स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन की बनी होती है, सबसे दुनिया का सबसे कठोर भाग है, कठोर पदार्थ है, इसको हम बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, एक्साइन परिपक्व है। इसमें दो केंद्रक होते हैं, ये वेजिटेटिव वाला केंद्रक है और ये लंबा वाला जेनरेटिव है, ठीक है। बाकी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे सेपरेट वीडियो में, ठीक है। अगर आप किसी भी टॉपिक, किसी भी क्वेश्चन को समझना चाहते तो कमेंट करिएगा। आप कमेंट तो भाई कर ही सकते हैं, देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो को देख के महसूस कर सकते हैं कि कितना हमने मेहनत किया, कितना आपको समझाया है ना। तो आपके इस वीडियोस को अगर महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप सपोर्ट के रूप में जो है आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिर आपको पहला एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम वेट करेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर का। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं भाई। तो बच्चों ये पेपर की, आपके मॉडल पेपर की लास्ट स्लाइड है। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन आपका शुरू होता है तो 7 नंबर का दिया गया है, यानी 7 नंबर पर है और मार्किंग आपकी गई है। प्रत्येक क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, अथवा में भी जो दिया गया है वहां पर देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके भी 5 जुड़ेंगे, इसके भी 5 जुड़ेंगे, अथवा में दिया गया तो इसके 5 जुड़ेंगे, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है भाई। तो आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर हम कैसे समझा सकते हैं, सेपरेट वीडियो में ही बताना पड़ेगा। तो इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 12 बायोलॉजी है ना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। फिर यदि आपको मान लीजिए ये तैयार है, आप पेपर के हिसाब से आप सब कुछ तैयार करके जाइए, ताकि पेपर आपको ऐसा आए कि आपको लगे कि हाँ जितने अथवा में है बस इसको ऑप्शन में जितने भी हो सब याद हैं, हमें कौन सा करना बेहतर है ना। तो जैव विविधता क्या है, संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, और 8 नंबर दिया गया है 5 जीवाणु जनित रोगों के कारण लिखना है, लक्षण लिखना, नियंत्रण तथा उपाय लिखना है। अगर ये नहीं पता है तो 5 विषाणु जनित रोगों के कारण, लक्षण, नियंत्रण तथा उपाय लिखने, ठीक है भाई। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, लिंग संलग्न गुण, लिंग संलग्न गुण का सविस्तार लिंग संलग्न गुण का सविस्तार वर्णन करना है। एंड मधुमक्खी पक्षी में लिंग निर्धारण बताना है। ये नहीं आता है तो जैव प्रौद्योगिकी का महत्व लिखना है भाई। तो आप बताइए क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। ये तो थे सिर्फ और सिर्फ पहला मॉडल पेपर, ठीक है। इसी तरह के आपको मिलेंगे अभी और 3 मॉडल पेपर, फिर हम लोग जो है अनसॉल्व हल करवाएंगे। तो आप बताइए यहाँ पर मॉडल पेपर जो हमने खुद बनाया है इसका लेवल कैसा है, ठीक है, इसका लेवल कैसा है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आप लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सब पे आपको शेयर करना है, ठीक है। कारण शेयर करेंगे तो आप देखिए कि आपके जो साथी लोग हैं उनसे पूछिएगा कि इसमें से कितना आप तैयार कर सकते हैं, कितना तैयार है आपको वर्तमान में, तो आप अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है, आपके दोस्तों का लेवल क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी होगी। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यह वीडियो जो है आप सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें से इसके पहले हमारा जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने मॉडल पेपर 1 के बारे में बात किया है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे 4 मॉडल पेपर हैं, जो पहले आप एक अपलोड किया जा चुका है और ये दूसरा मॉडल पेपर है। इसी तरह के 2 मॉडल पेपर और हैं, इन चारों मॉडल पेपर को आप हल करके देखिएगा। आप देखेंगे उसकी इन 4 मॉडल पेपर हल करने के बाद में, इन 4 मॉडल पेपर को हल करने के बाद में आप कोई भी मॉडल पेपर हल करके देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, पहले से मेरा मॉडल पेपर तैयार है। कोई भी आप मॉडल पेपर, कोई भी अनसॉल्व देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन तैयार रहेंगे। यदि आप ये 4 मॉडल पेपर, सिर्फ 4 मॉडल पेपर ये तैयार कर लेते हैं, तो दूसरा मॉडल पेपर है, इसको हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मॉडल पेपर में आपने जो देखा, अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता है, और ये दूसरा मॉडल पेपर जो देख रहे हैं, इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट होता है
तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक वही हमारा जो पैटर्न रहेगा, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कितने नंबर का कौन से क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे और टोटल कितने नंबर का मार्क्स रहेगा। तो टोटल यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल 70 नंबर का यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बायोलॉजी मॉडल पेपर सेकेंड 2025 दिया गया है। क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो इसके पहले आप मॉडल पेपर पहला देख चुके हैं, आपको पता चल चुका होगा कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंटरेस्टिंग है, किस प्रकार से बढ़िया अच्छे से उसको प्लान किया गया है। एंड यहाँ पर हमारा सेकेंड मॉडल पेपर स्टार्ट होता है। सेकेंड मॉडल पेपर भी ठीक मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर की तरह ही है, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सेम पैटर्न रहेगा, सेम मार्किंग रहेंगे, सेम क्वेश्चन रहेंगे। एंड यहाँ पर देखेंगे, हमने इसके पहले भी कहा कि 4 मॉडल पेपर अगर आप हल कर लेते हैं, आप परीक्षा में बेहतरीन तरीके से आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगा। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल, एंड नाम तो आप जानते ही होंगे चैनल का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले हम देखेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आपको 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के, है ना। बाकी 3 घंटे आपको दिए जाते हैं पेपर हल करने के, यानी कि आपके पास टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू दिए गए हैं, यानी 4 नंबर का जो है विकल्प आता है, जिसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए होते हैं, एक विकल्प आपको टिक करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हम लोग उससे रिलेटेड कई ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मींस फर्स्ट जो है नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का, ठीक है भाई। यानी कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है भारत का, यानी भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा सही होता है, इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है जिम कार्बेट, एंड दूसरा दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से आपके पास 4 विकल्प है, कौन सा आप टिक करना चाहेंगे। यदि आप आंसर को पहले टिक करना चाहते हैं तो आप कमेंट में करिएगा, आंसर को टिक करिए और देखिए आप कितना नंबर का या कितने एमसीक्यू आपसे सही होते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर एक एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, जो कि अब उत्तराखंड में है, लेकिन ये पहले कहां था, उत्तर प्रदेश में ही आता था, है ना, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड डिवाइड तो था नहीं, है ना। तो लेकिन अब हम कहेंगे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल में है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ रामनगर मतलब एक क्षेत्र है, ठीक है, जगह का नाम रामनगर है, तो वहां पर ये होता है या यहाँ पर ये है। अब हम बात करते हैं यह किसके लिए फेमस है, यह किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर बंगाल टाइगर, ये किसका रिजर्व है, बंगाल टाइगर का रिजर्व बनाया गया है, जिसको हम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल जो रामनगर स्थान में है। इसके बाद में हम बात करेंगे भाई कि जो बंगाल टाइगर को प्रिजर्व किया गया है, तो इस कब स्टेब्लिश हुआ था, कब स्टेब्लिश हुआ था। तो ये 1936 में स्टेब्लिश हुआ था। अब हम बात करते हैं कि भाई इनका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 से था या फिर इसके पहले से भी था। तो इसका पहले का जो नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान था। क्या नाम था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। फिर इसका नाम बदल करके जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो आई होप आप सभी लोगों को यह समझ में आ चुका होगा। लेकिन इन 3 बचे हुए ऑप्शंस के बारे में याद कर लेते हैं। हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में इसकी जगह पर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काजीरंगा कहाँ पाया जाता है, दुधवा कहाँ पाया जाता है, केबुल लामजाओ कहाँ पाया जाता है। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके ऑप्शन में हो सकते हैं एंड क्वेश्चन बदल सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वैसे तो असम में पाया जाता है, लेकिन हम कैसे याद रखें, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे असम के मानस यानी असम राज्य है, असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान है। काजी बहुत काजी है, मतलब असम के असम के मनुष्य बहुत काजी है, तो मनुष्य मानस है ना। तो मानस मतलब मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजी मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो असम के मानस बहुत काजी हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर असम जो राष्ट्र है, असम जो प्रदेश है, जो राज्य है, वहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और मानस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पाया जाता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पाया जाता है भैया, आप सभी जानते हैं दूध सबसे ज्यादा कहां उत्पन्न होता है, दूध सबसे ज्यादा कहां बनता है, उत्तर प्रदेश में बनता है ना। बनने का मेरा मतलब है प्रोडक्शन कहां होता है, पशुपालन सबसे ज्यादा कहां होता है, यहाँ अपने इंडिया में उत्तर प्रदेश में होता है। तो दूध कहां उत्पन्न होगा भाई, उत्तर प्रदेश में होगा, है ना। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां होता है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में होता है।
चौथा विकल्प यहाँ पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, आपको मालूम होगा कान्हा जी जो रहते थे उनके आसपास गोपी ग्वाल बाल रहते थे, तो कान्हा जी कहाँ रहते थे? मध्य में रहते थे। कौन सा प्रदेश है जो मध्य से संबंधित रखता है? आई होप आप जान चुके होंगे, तो बताइए कौन से प्रदेश का हम इंडिकेट कर रहे थे, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा भाई, है ना। जब कृष्ण भगवान थे तो उनके आसपास चारों तरफ जो है ग्वाल बाल हुआ करते थे और बीच में कृष्ण भगवान हुआ करते थे, कान्हा जी हुआ करते थे, तो मध्य में कान्हा जी हुआ करते थे। तो कौन से प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा, आप कमेंट में बताइएगा भाई, ठीक है। तो हम समझेंगे आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टीबी का टीका है। टीबी का टीका है। टीबी क्या है? टीबी इज ए स्पेसिफिक डिसीज विच क्या करता है? इन्फेक्ट और अफेक्ट द लंग्स। टीबी क्या करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी क्या करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। और हम बात करेंगे भैया कि टीबी का पूरा नाम क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस होता है। एंड टीबी का जो रोग होता है वो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से, कौन से बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा टीबी होता है, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एंड हम बात करेंगे भैया इसमें कौन सा वैक्सीन अगर लगाया जाता है, कौन सा टीका लगाया जाता है, तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। PAS दिया गया है, OPV भी दिया गया है, एंड DPT दिया गया है, VCG दिया गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे DPT और VCG। DPT क्या होता है भाई? DPT क्या होता है? DPT का पूरा नाम आपको बता दें, डिप्थीरिया। D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्टूसिस, T फॉर टेटनस। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो गर्भवती महिलाएं या जस्ट आफ्टर पर्चुरेशन, या ये कह लीजिए जब माँ बच्चे को जन्म देती है उस समय ये टीका लगवाया जाता है कि डिप्थीरिया ना हो, काली खांसी, है ना, पर्टूसिस, टेटनस, इन सब के बचाव कब लगाया जाता है ये आपको हमने बता दिया है। एंड चौथा जो ऑप्शन है BCG का टीका जो होता है वह टीबी के इलाज में या टीबी के रोग में लगाया जाता है। BCG के पूरा नाम की बात करें अगर हम, तो BCG का पूरा नाम B से बैसिलस, C से कैलमेट एंड G से ग्वारिन होता है। तो BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट ग्वारिन होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे टीबी का टीका का क्या नाम होता है? BCG होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन कोड है। समापन कोड का मतलब क्या होता है? जब डीएनए बनना शुरू हो जाता है और डीएनए कब बनना बंद होगा, तो जहां पे डीएनए बनना बंद हो जाता है उसे हम समापन कोड कहते हैं, और जहां से डीएनए बनना शुरू होता है उसे हम समारंभन कोडोन कहते हैं या कोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो समापन कोड है, टर्मिनेशन कोड है, उसमें हमारा कौन सा होगा? तो आपको हमने एक ट्रिक बताया था जिसमें आप पहचान सकते थे कि समापन कोड क्या है और समारंभन कोड क्या है। जैसे हमने एक कहानी बताया था कि एक किसान अपने बच्चे को पुकारते हुए कहता है, उठाते हुए कहता है, जो कि सो रहा था सुबह सुबह, तो कहता है ए उठ जा, ए उठ जा, ए से ए, उठ जाओ से, उठ से यू और जाओ से जी। तो AUG क्या है? AUG ये समारंभन कोड है, यानी इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है। एंड आज उगा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आज उगा में हमने 3, क्योंकि समारंभन कोड अकेला होता है और समापन कोड जो होते 3 होते हैं। जैसे आज उगा, तो सब में यू आगे जुड़ जाएगा। और ये आपके 3 ऐसे कोड हैं जो समापन कोड हैं। तो आप देखेंगे इन तीनों में से कौन सा मिल रहा है यहां पर, तो ये देखिए कौन सा मिल रहा है भाई? UG, यहां पर आप देखेंगे ये वाला सीरियल थोड़ा सा चेंज हो गया है, UGA क्या हो जाएगा? तो इसमें से आपका समापन कोड है वो UGA होगा, ठीक है, UGA, ठीक है भाई। तो आई होप आप समझ चुके होंगे समारंभन कोड क्या है। समारंभन कोड है AUG, और आज उगा, तो ये देखिए उगा आ गया है, तो ये समापन कोड है। इसके अलावा 2 समापन कोड यहाँ पर और दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आई होप आप समझ चुके होंगे कि कौन सा राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए, या मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया। तो मेंडल आप सभी जानते हैं, मेंडल का संबंध कौन से, क्योंकि मेंडल आप जब कहेंगे तो माँ आता है, तो इसमें जितने भी पौधे दिए गए हैं इन सब में माँ कौन सा आ रहा है? मटर, ठीक है। तो मेंडल का नाम माँ से, और उस पौधे को जिन्होंने चुना तो उसका नाम भी माँ से होता है, यानी मेंडल ने मटर को चुना, ठीक है।
मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किए? तो मटर पर किए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ जंगली मटर, तो क्या जंगली मटर? नहीं भाई, गार्डन पे होती है, मीठी मटर होती है। ठीक भाई, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका दिया गया है विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर एंड इट्स बोटेनिकल नेम पाइसम सटाइबम। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर, ये आप 4 नंबर कंप्लीट हो गए। आपने पढ़ा जरूर इतना 4 नंबर का है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो ये आपकी आ रही है नेक्स्ट बच्चों, ये आ गई आपकी नई स्लाइड। तो बच्चों ये आ गई आपकी नई स्लाइड, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम देखेंगे तो बच्चों ये आपकी नई स्लाइड है, जो कि यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, 2 का दिया गया है जैव उर्वरक क्या है। सभी यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए गए हैं, आप 5 क्वेश्चन देख रहे हैं, सभी जो है 1 मार्क के हैं। एंड जैव उर्वरक क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर में हमारे कौन से सूक्ष्म जीव आते हैं? बायो फर्टिलाइजर में हम बात करेंगे, इसमें हमारे सूक्ष्म आते हैं कौन से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, जिसमें हम क्या कहेंगे भाई? ब्लू ग्रीन एल्गा, क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, जिन्हें हम नीले हरे शैवाल कहते हैं। और क्या आते हैं भाई? और क्या आएंगे? बैक्टीरिया आते हैं। और क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। ये बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया हो सकता है, एग्रोबैक्टीरियम हो सकता है। इसके अलावा तमाम ऐसे जीव होते हैं जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, उन्हें हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक हमारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक हमारी मिट्टी में या ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जैसे किण्वन द्वारा, है ना, फर्मेंटेशन द्वारा, सूक्ष्म या कह सकते हैं कूड़ा करकट, या किसी पौधे या जीवधारी को जस्ट आफ्टर डेड होने के बाद में डिके कर देते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। इसमें हमारे जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। भाई डाउन सिंड्रोम किसको कहते हैं? देखिए, सिंड्रोम यानी संलक्षण। सिंड्रोम का मतलब होता है कुछ विशेष प्रकार का लक्षण, कुछ विशेष प्रकार का लक्षण, उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में जो भी व्यक्ति होता है, उसकी जेब मोटी हो जाती है, शरीर छोटा हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, मंद बुद्धि, इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। यहां पर हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम क्या बताना है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या भाई 47 हो जाती है। इसमें क्या होता है? जब युग्मक जनन होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या वूजेनेसिस होता है, तो शुक्राणु या अंडाणु में जो गुणसूत्रों का बंटवारा होता है वो सही से नहीं हो पाता है, और वहां पर गुणसूत्र 46 के जगह पर 47 हो जाते हैं। इसको चलिए हम किरण आरेख के माध्यम से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर बात करेंगे भाई कि जैसे ये मेल है, ये क्या है? मेल है, इसमें गुणसूत्र जो है एक्स और वाई है। यहां पर फीमेल है, यहां पर फीमेल है, इसमें गुणसूत्र एक्स और एक्स है। अब यहां पर जो मेल है ये स्पर्म बनाएगा, क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा, और ये भी स्पर्म बनाएगा। तो ये एक्स वाला स्पर्म हो गया, ये वाई वाला स्पर्म हो गया। यहां पर जो फीमेल होगी वो अंडे बनाएगी, और ये अंडे जो होंगे एक्स क्रोमोसोम। ये तो स्वास्थ्य दशा हुई। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भैया बंटवारा होने में ये दोनों एक्स इसमें आ जाते हैं और इसमें खाली रह जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये वाला एक्स इससे जुड़ेगा तो ये एक्स एक्स एक्स, यानी कि अब यहां पर हम देखेंगे भाई कि ये जो लक्षण हुआ, इसमें गुणसूत्र जो हुआ, इसमें जो लक्षण हुआ, इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहेंगे। कैसे क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। अब देखिए क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में क्या अंतर होता है, या क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं? जानना चाहते तो कमेंट करिएगा भाई, ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। एंड यहां पर देखेंगे जो पुत्री बनेगी, ये जो डॉटर बनेगी, ये भाई जो डॉटर बनेगी, ये डॉटर बनेगी तो सुपर फीमेल इसको कहते हैं, सुपर फीमेल कहते हैं भाई। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी भाई? 47 होगी, ठीक है भाई। अब देखेंगे यहां पर जो होगा, ये जो एक ही एक्स होगा, दूसरा खाली होगा,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम ट्राइसोमिक भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ट्राइसोमिक बोलते हैं। और इसको यहाँ पे मोनोसोमिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोसोमिक बोलेंगे। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 45। और यह क्या होगी, बंद ही होगी, क्या होगी, बंद ही होगी भाई, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर देखेंगे भाई कि 2x इधर से आया और y इस तरफ से आया, ये जो डॉट, ये जो सन बनेगा, ये जो सन बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। 47 क्रोमोसोम, 47 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है भाई। तो आप समझ सकते हैं ये लिंग रूप से, ये लिंग रूप से नर भी है मादा भी है, मतलब ये क्या हो सकती है, ये ऐसी महिला भी हो सकती है जिसके दाढ़ी मूछे, यहाँ पे कह लीजिए ऐसी नर होगी, ऐसा नर होगा जिसमें महिलाओं जैसे भी लक्षण होंगे। तो इस तरह से जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाए उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और आप ध्यान देंगे यहां पर आप सोच रहे होंगे सर ये क्या होगा, ये भैया ये पुरुष हो, ये सन होगा, लेकिन ये कभी जन्म नहीं लेगा क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र ही नहीं है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे इसमें 47 है, इसमें 45 है, दोनों तरफ आप तराजू में रखें तो भारी कौन होगा, भारी होगा 47 वाला। तो 47 वाला डाउन, डाउन है मतलब डाउन सिंड्रोम, 47 वाला डाउन, 45 वाला ऊपर अप, तो डाउन वाला डाउन सिंड्रोम। आई होप आप समझ चुके होंगे, जिसमें गुणसूत्र 47 होंगे वो डाउन रहेगा और इसी को हम लोग डाउन क्या बोलेंगे भाई, डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। एंड यहां पर हम बात करते हैं कीस्टोन प्रजाति क्या है। कीस्टोन प्रजाति की बात करें तो कीस्टोन प्रजाति कोई भी प्रजाति हो सकती, कोई भी जाति हो सकती, कोई पौधा हो सकता है ना, कोई पौधा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई मनुष्य हो सकता है। कैसे, कोई मनुष्य कैसे हो सकता है, कोई पौधा कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा है, अब वो इतना बड़ा है कि उसके आसपास की जो हवा है, जो क्लाइमेटिक है, या कह लीजिए कि जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो गया भाई, तो उसके नीचे जो वनस्पतियां उगेंगी वो कैसी उगेंगी, वो अन्य जगहों की अपेक्षा अलग से उगेंगी, अलग उगेंगी। तो वो क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र के लिए कीस्टोन प्रजाति हो गए। अब कीस्टोन की प्रजाति की परिभाषा की बात करते हैं तो कीस्टोन प्रजाति हमारी ऐसी जातियां होती जो जहां पर पाई जाती हैं और जिस जगह पर पाई जाती है, जिस क्षेत्र में पाई जाती है, वह अपनी उपस्थिति के हिसाब से, वह अपनी उपस्थिति के कारण उस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। जैसे जंगल में शेर रह रहा हो तो जिस जंगल में शेर रह रहा होगा वहां की लकड़ियां नहीं काटी जाएंगी, पेड़ नहीं काटे जाएंगे, तो क्या हुआ, उससे देखो भैया जंगल सघन हो जाएगा, है ना, उससे जंगल सघन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कीस्टोन प्रजाति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीस्टोन प्रजाति बोलेंगे। उसी तरह से होता क्या है, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में कुत्ते बहुत होते हैं उस मोहल्ले को लोग नहीं जाते हैं, बोलेंगे नहीं जाएंगे भैया, तो वहां नहीं जा रहे हैं मतलब सिक्योरिटी हाई, तो कीस्टोन प्रजाति हो गया। पहले क्या होता था, लोग कहते हैं भैया उस गली में मत जाना, रात के 12 बजे मत जाना, क्यों, क्योंकि वहां लोग मिलते हैं, लोग का मतलब आप समझ रहे हैं ना भाई। तो वो भी क्या था, वहां के लोग जो मिलते थे वो कीस्टोन प्रजाति थी, लोग उससे प्रभावित थे, क्षेत्र वो प्रभावित था। तो आई होप कीस्टोन प्रजाति क्या होता है आप समझ चुके होंगे। चलिए भाई, लेकिन जब आप बुक में कीस्टोन प्रजाति लिखेंगे तो गली नहीं लिखेंगे, आप कुत्ते लिख सकते हैं, पीपल लिख सकते हैं, शेर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनिषेक फलन क्या है। अनिषेक फलन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं भाई, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी क्या है, व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अनिषेक फलन एक ऐसी प्रक्रिया है, अनिषेक फलन एक ऐसी क्रिया है जो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर दे, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर दे। तो ऐसे फलों में बीज नहीं बनते हैं, बिना बीज रहित फल होते हैं, तो इस फल को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते, अनिषेक फल कहते हैं। और इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर में हो गया, पपीते में हो गया, केले में हो गया, है ना, तो ये सभी क्या है, अनिषेक फलन है, यानी बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाना अनिषेक फलन कहलाता है। एक क्वेश्चन इसी तरह से मिलता है जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, अनिषेक जनन जानवरों में होता है, बिना निषेचन के नए जीवधारी का बन जाना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है, जो टर्कीज और मधुमक्खी में होता है, ठीक है भाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एलन का नियम क्या है। एलन का नियम क्या है। एलन ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो जानवर गर्म क्षेत्र में रहता है उसके टांगे लंबी होंगी, उसकी टांगे लंबी होंगी, शरीर पे बाल कम होंगे और कान बड़े बड़े होंगे। एलन ने कहा ऐसे जीवधारी जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनके टांगे जो है लंबी नहीं होंगी, बहुत छोटी होंगी, टांगे बहुत छोटी होंगी, कान बहुत छोटे होंगे। क्यों, क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, टांगे बड़ी हो गई तो उष्मा का विकरण, उष्मा का जो विकरण होगा बढ़ जाएगा, इसीलिए ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों की टांगे छोटी, कान छोटे होते हैं, ताकि उष्मा का ह्रास ना हो, उष्मा का लास ना हो, है ना। और जो गर्म क्षेत्र में रहने वाले हैं उनकी टांगे लंबी रहती ताकि शरीर से उष्मा का विकरण होता रहे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब लाते हैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड।
तो दोस्तों ये आ गई है आपकी नई स्लाइड। आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का वाहित मल किसे कहते हैं या वाहित मल क्या है। वाहित मल आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वाहित मल क्या होता है। जो घरेलू हमारे उत्पाद होते हैं जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, कूड़ा करकट, राख, डिटर्जेंट केक, ये सब जो घरों से निकला हुआ जो कूड़ा करकट होता है, कचरा होता है, पानी के साथ वाहित होता है, बहता है, उसी को हम लोग सीवेज या वाहित मल कहते हैं। वाहित मल क्या होता है, आई होप आप समझ चुके होंगे वाहित मल किसे कहते हैं। जो नगरों, शहरों या कस्बों से निकलने वाला, जो घरों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट होता है, जो पानी के साथ, जैसे फलों की सब्जियां, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, है ना, ये सभी जो है वाहित मल या पानी के साथ जब बहते हैं तो इसे हम वाहित मल कहते हैं। वाहित मल का उपचार करने के कई तरीके होते हैं जिससे कि पानी शुद्ध हो सकता है। उस पानी का फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, जानवरों के पीने या फिर आप कह लीजिए कि जो है सिंचाई के काम आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। 5 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार या जो हमारा संघ होता है उसके द्वारा संरक्षित ऐसे भूभाग होते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की मानव की गतिविधियां पूरी तरह से अनुमानित नहीं होती हैं, अनुमोदित नहीं होती। उनमें किसी भी प्रकार की ह्यूमन गतिविधियां जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं, या जिसमें जीवधारियों को संरक्षित किया जाता है या उन्हें प्राकृतिक तरीके से सराउंडिंग दी जाती है, एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो है 5 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जैसे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और असम का जैसे आप असम जो राज्य है उसका जो है मानस हो गया, है ना, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान जैसे काबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना, तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। और वहाँ पर ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ये सारी प्रतिबंध जो होते हैं पूरी तरह से नहीं लगे होते हैं, जिसमें से आप लकड़ी ले सकते हैं, घास ले सकते हैं, जानवरों का चारण करा सकते हैं, आप उद्योग धंधे लगा सकते हैं, कंपनियां लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो उन्हें हम अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें से कुछ ऐसा जो मैनिपुलेटिंग क्षेत्र होता है, जोन होता है, उसमें आप कुछ उद्योग धंधे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का गा दिया गया है, किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के बारे में बताइए। किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के बारे में आपको बताना है। कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं, कीटभक्षी पौधों के बारे में आपको बता दें कि जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, देखिएगा यहाँ पर जैसे कीटभक्षी पादप है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, बायोपायरेसी क्या है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, इन सब की वीडियो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा और वीडियो आपको मिल जाएगी, विस्तार से वहाँ पर समझाया गया। यहाँ पर चूंकि मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, ना कि पूरा का पूरा सोल्यूशन करना या हल करना, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी इसमें बता दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसका समझा दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो कीटभक्षी 2 पौधों के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, जैसे निपेंथीज हो गया, ड्रोसेरा पिचर प्लांट घटपर्णी जिसको हम लोग बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, बहुत सारे पौधे हैं जो कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये कीटों का शिकार करते हैं, उसमें पाचक विकर भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है ये कीटों को खाते रहते हैं। तो इसकी वीडियो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और देखेंगे कीटभक्षी पादपों की लिंक पड़ी हुई, उस पर क्लिक करिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिखाया भी गया है और समझाया भी गया है। अगला क्वेश्चन है बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी को हम हिंदी में जैव दस्युता कहते हैं। बायोपायरेसी का मतलब होता है जब कोई देश राष्ट्र जो होता है किसी दूसरे देश या राष्ट्र की कोई भी जैविक पदार्थों का उपयोग बिना अनुमति, बिना धन संपत्ति दिए या बिना परमिशन के उपयोग कर लेता है, चुरा लेता है और अपने नाम का लाइसेंस बनवा लेता है, पेटेंट करा लेता है, तो उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं, जैव दस्युता कहते हैं। एक प्रकार की यह चोरी होती है, जब कोई देश दूसरे देश की वस्तुओं को चोरी करके बताता है कि ये मेरे यहाँ की है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। ठीक है, भारत में बहुत सारी बायोपायरेसी होती रहती है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, ये भी विकसित नहीं हो पाया है, तो इसलिए यहाँ पे जानकारियां कम है और जैव विविधता ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लोग बायोपायरेसी बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है भाई, प्रतिबंधन तथा लाइगेज एंजाइम के बारे में आपको बताना है। तो प्रतिबंधन एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, जिसे हम आणविक कैंची, बायोमोलिकुलर नाइफ एंड बायोमोलिकुलर सीजर भी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे आणविक कैंची, आणविक चाकू के नाम से भी जानते हैं। डीएनए को काटने का काम किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है भाई,
एंड यहाँ पर लाइगेज एंजाइम क्या है, लाइगेज एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। ये डीएनए के कटे हुए भाग को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे जो आपके 2 नंबर के ये सवाल हैं, यानी 2 मार्क्स के। तो इस प्रकार से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। इस वीडियो का पर्पज ही यही है कि मॉडल पेपर के क्वेश्चन बताना, ना कि आपको आंसर बताना। वो तो छोटे छोटे आंसर हैं, इसलिए हम इसमें साथ में बता दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक करिए और प्रिपरेशन करिए। ठीक है भाई, प्रिपरेशन करिए। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ये आ चुकी है आपके सामने ये नई स्लाइड। इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, 5 दिया गया एंड 6 दिया गया है। हमने सोचा एक साथ लिख लेते हैं, थोड़ा सा पास हो जाएगा, लेकिन बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर देख रहे हैं मलेरिया के प्रकार। मलेरिया कितने प्रकार का होता है, जैसे सुदम मलेरिया, तृतीयक मलेरिया, चतुर्थक मलेरिया, बहुत सारे टाइप के मलेरिया होते हैं। कौन सी मलेरिया किसके कारण होते हैं, जैसे मलेरिया का जो पैथोजन होता है उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। एंड प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम एंड प्लाज्मोडियम जो आपका हो जाएगा, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम और प्लाज्मोडियम हो जाता है आपका कौन सा भाई, प्लाज्मोडियम बचा, 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, ये 4 प्रकार के हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों ने खोज इसी पे की, क्योंकि यही मिल जाता है। सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मृत्यु प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के कारण होती है। तथा जीवन चक्र के बारे में लिखिए, पूछा गया। देखिए हम आपको बारी बारी से 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट में सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। हम पूरी की पूरी प्रोवाइड जो है आपको वीडियो पूरी प्रोवाइड करेंगे उस टॉपिक, उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक भाई, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के नर जननांग का सचित्र वर्णन करिए। इसमें भाई चित्र पूछा गया है, और मनुष्य के नर जननांग के चित्र को लेकर के जो है पहले से भाई वीडियो उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में हम जो है लिंक इसका डाल देंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा। एंड साइकोट्रोपिक औषधियां क्या होती हैं, साइकोट्रोपिक औषधियां जो हमारे सीएनएस यानी मस्तिष्क पे काम करती हैं, भ्रम उत्पन्न करती हैं, हालुसिनेशन करवाती, नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, है ना। हम लोगों को जो है ये मादक जो पदार्थों के लती होते हैं, साइकोट्रोपिक औषधियां यूज करते हैं। अनुवांशिक कोड पर निबंध लिखिए। अनुवांशिक कोड जैसे आपको बताए थे कि जो समारंभन कोड है, समापन कोडोन है, इसी तरह से बहुत सारे कोडोन होते हैं। तो उनके बनने का वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, वो सारी चीजें हम अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एंड यहाँ पर मनुष्य के लिंग निर्धारण के बारे में बताइए। मनुष्य के लिंग निर्धारण में पूछा गया है कि किस प्रकार से मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, तो इसके लिए भी वीडियो उपलब्ध है, तो आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, हर एक क्वेश्चन का वीडियो हो सकता है, कुछ नहीं बने होंगे तो आप लोग बताइएगा, तो उस पर वीडियो बन जाएगा। ठीक भाई, लेकिन इसका वीडियो उपलब्ध है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मैं इसका चिपका दूंगा। ठीक है, मतलब डाल दूंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप मार्किंग देख रहे हैं 3-3 नंबर के हैं। गुरु बीजाणु जनन के बारे में सचित्र वर्णन करिए। गुरु बीजाणु जनन के बारे में सचित्र वर्णन करिए। देखिए इसका भी वीडियो जो है गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, टोटल वीडियो बना हुआ है, इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से देख लग सकते हैं। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या किया जाता है, टाइगर को प्रिजर्व किया जाता है। जैसे आप हम बताए थे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बंगाल टाइगर का प्रिजर्व किया गया है। फसल चक्र क्या है, मतलब अदला बदली करके फसल को बोने की क्रिया को हम फसल चक्र कहते हैं। इसका उपयोग जो है मृदा की भूमि या भूमि जो होती है, मृदा जो होती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी वीडियो उपलब्ध है, इसको आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिया गया है, इसको आप देखिएगा। ठीक भाई, ईस्ट का आर्थिक महत्व, ईस्ट आप सभी जानते हैं सिंगल सेल प्रोटीन का उदाहरण है, इसे कई नामों से जाना जाता है। ठीक है भाई, इसे बहुत सारा प्रोटीन, मिनरल्स इत्यादि मिलते हैं। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइएगा। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का जो चित्र है, अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है, समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। एंटीबायोटिक्स तथा टीटीबी पर टिप्पणी लिखिए, मतलब प्रतिजैविक औषधियां और टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो प्रतिजैविक औषधियों के बारे में वीडियो उपलब्ध है और टेस्ट ट्यूब बेबी पर भी वीडियो उपलब्ध है। तो यदि आप नए तरीके से समझना चाहते हैं, नए तरीके से समझना चाहते हैं, इस समय समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है भाई, तो अब हमारे इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन बचते हैं, जो आप फुल पेपर हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, ये आ गई आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, मेंडलवाद के बारे में सविस्तार वर्णन करिए। मेंडलवाद के बारे में बताना, मेंडल के सिद्धांतों के बारे में बताना, पहला, दूसरा, तीसरा,
तीनों नियम के बारे में आपको बताना है 5 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर 5 मार्क्स दिए गए हैं। और यदि आपको ये नहीं मालूम है तो अथवा में आपको करना है स्त्री के जननांगों का सचित्र वर्णन कीजिए। लेकिन देखिए आप ये बात ध्यान दीजिएगा, जब आप मॉडल पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करना है और ये भी क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है भाई। क्योंकि वहां पे परीक्षा में आपको नहीं करना है, परीक्षा में नहीं करना है, यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। हो सकता है आपने ये वाला पढ़ा और पेपर में ये आ गया तो आप बोलेंगे सर जो है अगर नीचे वाला पढ़ लेते तो भैया याद आ जाता, है ना। तो आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या वृद्धि के कारण, नियंत्रण तथा उपाय लिखिए। जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके कारण क्या है, नियंत्रण क्या है, उपाय क्या है, इनके बारे में लिखिए। और यदि ये वाला नहीं करते हैं, पेपर की बात कर रहे हैं, तो अथवा में इसको भी तैयार करना है। प्रोटीन संश्लेषण से आप क्या समझते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर टिप्पणी लिखिए। कभी कभी होता है कि टिप्पणी दे दी गई, उनको लिखना है, जैसे हाथी पांव पे, स्कैरियसिस पे, टीबी पर, कोरोना पर, ठीक है। यदि ये टिप्पणी नहीं आती है तो एड्स के बारे में आपको तैयार पूरा करना है। जो भी अथवा में दिया गया उनको भी तैयार करना है। तो आप ये बताइए कि ये आपका दूसरा मॉडल पेपर है, ठीक है भाई। और यदि आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिए, या फिर हम इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देते हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। पहला मॉडल पेपर, दूसरा मॉडल पेपर ये है, और इसी तरह से तीसरा और चौथा मॉडल पेपर आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में कोई भी आप अनसॉल्व उठा लीजिए, कोई भी पेपर उठा लीजिए, आप उसमें देखिए, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी है। तो आप लोग जो है आप बताएं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई जबरदस्त हो, आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन हो। तो आप लोग बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है। और आप हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने इतना कीमती टाइम दिया और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, या इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, या किसी भी जैसे जो कोर्स करना होता है उसमें एजुकेशनल काउंसलिंग से कोई भी रिलेटेड अगर आप टॉपिक या वीडियो पाना चाहते हैं, कोई सूचना पाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस होती है, कैसे उसका प्रोसीजर होता है, एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो कब होता है, एंट्रेंस फॉर्म भरा जाता है तो कब भरा जाता है, इन तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आप सभी लोग फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।